इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की इस ऐतिहासिक क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की हम बात करें अगर, तो आपका एग्जाम जो है 11 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में शेड्यूल किया गया है। और आपके एग्जाम में जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको मेरिट तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हमने आप सभी की सुविधा के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो आपके ऑफिशियली सिलेबस दे रखे हैं 18 चैप्टर, उन सभी चैप्टर को हमने एक ही वीडियो पर यहाँ पे हमने कंपाइल कर दिया है। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरी तरह से यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके मास्टर एपिसोड होगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना, आप निश्चिंत हो सकते हो कि हमारा जो यहाँ पे एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसके पीछे बहुत सारा मेहनत किया है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग से उम्मीद है कि लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग इसको पढ़ने कैसे वाले हैं। देखिए, जो आपके पास चैप्टर दे रखे हैं ना, पहला चैप्टर हमारे पास क्या है तो एसी मशीन वाइंडिंग, और आप देखेंगे आपके सिलेबस दे रखे हैं उसमें भी पहला चैप्टर आपको एसी मशीन वाइंडिंग ही देखने को मिलेगा। और दूसरा चैप्टर यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई अपना शुरू कर देंगे। देखिए, दूसरा चैप्टर हमारे पास जो है ना, वो है अल्टरनेटर, है ना आपके पास अल्टरनेटर। यानी कि जितने आपके जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखे हैं ना, उसको टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है इस वीडियो को। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला टॉपिक हमारे पास है एसी मशीन वाइंडिंग, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि एसी मशीन में वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, हमने आप सभी को सुविधा के लिए यहाँ पे बायलिंगुअल रखा है, तो कोई भी भाई बहन को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए, और जिनको हिंदी में पढ़ना आप लोग हिंदी में पढ़िए। यहाँ पे कह रहे हैं कि एसी मशीन में वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने और वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एसी मशीन में वाइंडिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लेप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है। जो लेप वाइंडिंग होता है ना, उसमें जो समानांतर पथों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये होती है आपके ध्रुवों की संख्या के दोगुने के बराबर होती है। ऑप्शन ए सॉरी, ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी कि लेप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि वेव बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है। अगर हम लोग बात करें किसकी, तो वेव बाइंडिंग की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसमें समानांतर पथों की संख्या जो होती है वो किसके कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं 2, 4, ध्रुवों की संख्या के बराबर, या हमेशा एक। दोस्तों, कितनी होती है यहाँ पे, 2 होती है। कि हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स आर देयर इन अ वेव वाइंडिंग, कितने होते हैं, 2 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि एसी वाइंडिंग में कॉइल स्पैन क्या होता है। तो एसी वाइंडिंग हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जिसमें कॉइल स्पैन होता है ना, ये क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये होता है कॉइल के 2 सक्रिय साइड्स के बीच की दूरी। स्लॉट के संदर्भ में इसे क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन क्या होना चाहिए। तो फुल पिच वाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि ध्रुव पिच से कम होनी चाहिए, और दोस्तों ध्रुव पिच के बराबर होनी चाहिए, ध्रुव पिच से अधिक होनी चाहिए, या ध्रुव पिच का आधा होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखोगे यहाँ पे जो फुल पिच वाइंडिंग है ना, इसमें जो कॉइल स्पैन होती है वो क्या होती है, तो ध्रुव पिच के बराबर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता है ना, इसके जो उपयोग होते हैं, यूज होते हैं, इसके पढ़ने का मुख्य लाभ क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे आप सभी लोग, तो ये होता है कौन सा, हार्मोनिक्स को कम करता है और तांबे की बचत करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि एक 3 फेज एसी मशीन में प्रत्येक फेज के लिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो एक 3 फेज एसी मशीन में प्रत्येक फेज के लिए जो विस्थापन होता है दोस्तों कितनी होती है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का उपयोग करने का क्या फायदा होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है ना, इसका उपयोग करने का क्या फायदा होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, तो हार्मोनिक्स को कम करता है और तरंग रूप को बेहतर बनाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके पास है कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का मुख्य नुकसान यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों इसके नुकसान की हम लोग बात करें ना, ये हार्मोनिक्स की उच्च सामग्री यहाँ पे इसका मुख्य नुकसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइंडिंग कारक यानी कि वाइंडिंग फैक्टर की अधिकतम संभव मान कितना होता है। दोस्तों जो वाइंडिंग कारक होते हैं यानी वाइंडिंग फैक्टर होती है, इसकी अधिकतम संभव मान की हम लोग बात करें, वो कितना होता है यहाँ पे 1.0 होता है, ठीक है, यानी कि 1 होता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न आपके पास है कि पिच फैक्टर को डैश के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए पिच फैक्टर किसे बोलते हैं हम लोग, पिच फैक्टर उसे बोलते हैं हम लोग कि लघु पिच कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ से पूर्ण पिच कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिच फैक्टर कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमेशा डैश होता है। तो दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है ना, हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है ना, क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक एसी जनरेटर में वाइंडिंग को आमतौर पर कहाँ रखा जाता है। दोस्तों एक एसी जनरेटर में जो वाइंडिंग होती है ना, इसको आमतौर पर हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो स्टेटर पर रखते हैं। कहाँ पे, स्टेटर पर रखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसी मशीन वाइंडिंग में ओवरहैंग क्या होता है। तो दोस्तों जो एसी मशीन वाइंडिंग होती है ना, इसमें जो ओवरहैंग होता है ना, इसका ये क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। क्वाइल के वे भाग जो स्लॉट से बाहर निकलते हैं और कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ओवरहैंग कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि पोल पिच को कैसे परिभाषित करते हैं। पोल पिच क्या होता है। तो दोस्तों हम पोल पिच की बात करें अगर, तो ये क्या होता है, स्लॉट की कुल संख्या प्रति ध्रुव, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल जो होती है, वो क्या होती है, पोल पिच होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि एसी मशीन वाइंडिंग में फेज स्प्रेड का क्या अर्थ होता है। तो जो फेज स्प्रेड होता है एसी मशीन वाइंडिंग में, इसका अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही जवाब होगा कि प्रत्येक फेज के स्लॉटों की संख्या जिसमें वाइंडिंग फैली हुई है, उसी दोस्तों में क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो फेज स्प्रेड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रश्न है कि पूर्ण पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर क्या होता है। जो पूर्ण पिच कॉइल होती है, इसके लिए जो पिच फैक्टर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि एसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग आमतौर पर बेहतर तरंग रूप प्रदान करती है। तो वो कौन सी वाइंडिंग होती है जो बेहतर तरंग रूप प्रदान करती है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न है कि स्टार कनेक्टेड एसी वाइंडिंग में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कितना गुना होता है। तो स्टार कनेक्टेड एसी वाइंडिंग में जो लाइन वोल्टेज होता है ना, फेज वोल्टेज का कितना गुना होता है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 2 गुना। दोस्तों कितना होता है यहाँ पे, 3 गुना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड एसी वाइंडिंग में लाइन करंट फेज करंट का कितना गुना होता है। तो डेल्टा कनेक्टेड एसी वाइंडिंग में जो लाइन करंट होता है और फेज करंट का कितना गुना होता है, ये भी 3 गुना होता है। आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि वाइंडिंग में कंडक्टरों की संख्या बढ़ने से उत्पन्न ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वाइंडिंग में जो कंडक्टर की संख्या होती है बढ़ने से उत्पन्न जो ईएमएफ होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं कि एसी वाइंडिंग में क्वाइल क्या होती है। तो एसी जो वाइंडिंग होती है, इसमें क्वाइल की हम बात करें दोस्तों, क्वाइल क्या होती है, एक पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन इधर होगा, ठीक है, मशीन का बाहरी आवरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो एसी वाइंडिंग में जो क्वाइल होती है, ये क्या होती है, कई टर्न का एक समूह होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एसी वाइंडिंग में वाइंडिंग को आमतौर पर कहाँ पर रखा जाता है। तो एसी वाइंडिंग में जो वाइंडिंग होती है ना, इसको आमतौर पर कहाँ पर रखते हैं हम लोग, स्टेटर कोर के आंतरिक परिधि पर रखते हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्वाइल साइट्स को स्लॉट में इंसुलेट करने का मुख्य कारण क्या होता है। तो क्वाइल साइट को जो स्लॉट में इंसुलेट करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये होता है कौन सा, शॉर्ट सर्किट से बचने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एसी मशीन वाइंडिंग में एक टर्न क्या होता है। तो एक टर्न की हम लोग बात करें, तो टर्न क्या होता है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखोगे, ये होता है कौन सा, एक एकल तार का एक लूप जो एक क्वाइल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, टर्न कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, करेगा सिंगल लेयर वाइंडिंग की तुलना में डबल लेयर वाइंडिंग का क्या फायदा होती है। यानी कि सिंगल लेयर वाइंडिंग की तुलना में जो डबल लेयर वाइंडिंग होती है, इसका क्या फायदा होता है, आपको बता दोस्तों। इसका फायदा होता है कि अधिक लचीलापन और बेहतर ईएमएफ तरंग रूप, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइंडिंग में बैक पिच क्या होती है? दोस्तों हम बात करें कि वाइंडिंग में बैक पिच क्या होती है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? वाइंडिंग में जो बैक पिच होता है ना, ये होता है एक ही कॉइल के दो कॉइल साइज के बीच की दूरी जो पीछे की तरफ से जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं? बैक पिच कहते हैं किसमें? वाइंडिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि वाइंडिंग में फ्रंट पिच क्या होती है? दोस्तों हमने एक एक प्रश्न को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से इसको बोलते हैं त्रास त्रास के यहाँ पे आप लोग के लिए आए हैं। तो हमने इसके पीछे बहुत सारी मेहनत की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आपसे हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग भी हमारी थोड़ा सा मदद करोगे। इस वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। यहाँ पे कह रहा है कि वाइंडिंग में फ्रंट पिच क्या होती है? दोस्तों हम बात करें कि वाइंडिंग में फ्रंट पिच की हम बात करें, ये दोस्तों क्या होती है? तो दो क्वाइल साइड्स के बीच की दूरी जो फ्रंट एंड पर जुड़ी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रंट पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि एसी मशीन में वाइंडिंग का प्रकार उसके डैश को प्रभावित करता है। तो एसी मशीन में जो होती है वाइंडिंग, उसका जो प्रकार होती है उसके किसको प्रभावित करता है? तो उसके दक्षता और प्रदर्शन यानी कि इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को उसको मतलब कि प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है ना, बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वाइंडिंग में लेयर का क्या अर्थ होता है? जो वाइंडिंग में लेयर होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसका अर्थ होता है कि स्लॉट में कॉइल संख्या की साइड्स की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? लेयर कहते हैं, ठीक है। तो हमने आप सभी दोस्तों यहाँ पे क्या किया है ना, प्रत्येक टॉपिक से 30 प्रश्नों को रखा है, 30 प्रश्नों को रखा है, यानी एक टॉपिक से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से 18 टॉपिक से कितना हो गया? तो 540 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, पूरा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर अल्टरनेटर की तरफ, और दूसरा चैप्टर का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग बात करेंगे कि अल्टरनेटर का मुख्य काम क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखोगे, इसका मुख्य काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका काम होता है? अल्टरनेटर का काम होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ स्थित होती है? तो जो अल्टरनेटर होती है, इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, ये कहाँ पर स्थित होती है आपको ये बताना है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों, ये कहाँ पर होती है? स्टेटर पे जो है, यहाँ पे स्टेटर पर आपको आर्मेचर वाइंडिंग देखने को मिलती है। कहाँ पे? अल्टरनेटर में। अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार की धारा से उत्तेजित किया जाता है? तो अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको किस प्रकार की धारा से उत्तेजित करते हैं हम लोग? तो आप लोग ध्यान रखोगे, डीसी डिस्क धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट से। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्टरनेटर की गति को बदलने पर उसकी आउटपुट आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो अल्टरनेटर की गति को हम बदल देते हैं, तो उसकी जो आउटपुट आवृत्ति होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। एक अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी है? एफ, ध्रुवों की संख्या पी और गति एन के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों? एफ बराबर क्या होता है? पी एन बटे कितना? 120 होता है। और ये दोस्तों है ना, अल्टरनेटर का एक सवाल यहाँ से आपके फिक्स हो जाते हैं, यानी कि इसको आप लोग ध्यान रखोगे ना, यहाँ से आपके क्या न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लोगे इस मतलब कि फॉर्मूला के थ्रू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एक सवाल निश्चित तौर से पूछे ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, कह रहे हैं कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है? जो अल्टरनेटर होती है ना, इसमें जो आर्मेचर रिएक्शन होती है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? इसका प्रभाव पड़ता है कि मुख्य फ्लक्स को विकृत या कम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। एक लैगिंग पावर फैक्टर पर चलने वाले अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है? दोस्तों इसका प्रभाव क्या होता है? तो विचुंबकन प्रभाव यानी कि डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं कि एक लीडिंग पावर फैक्टर पर चलने वाले अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन की बात करें अगर, तो क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? वो होता है चुंबकीकरणीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। दो प्रश्न अलग अलग है, इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे एक लैगिंग पावर फैक्टर है, यहाँ पे एक लीडिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। लैगिंग जब भी आएगा ना, तो वो क्या होगा? डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, और जब लीडिंग आएगा तो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेटर में वोल्टेज विनियमन क्या होता है? दोस्तों जो अल्टरनेटर में जो वोल्टेज विनियमन होता है ना, ये क्या होता है आपको ये बताना है। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। ये क्या होता है तो नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और पूर्ण लोड टर्मिनल वोल्टेज के बीच का अंतर जो होती है ना, वो क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के अल्टरनेटर में सिलिएंट पोल रोटर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के जो रोटर होते हैं इसमें वो सिलिएंट पोल रोटर का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको पढ़िए और उसका आंसर ढूँढने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रो अल्टरनेटर में जो है यहाँ पे स्लैंट पोल रोटर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि किस प्रकार के अल्टरनेटर में नॉन सैलिएंट पोल यानी कि बेलनाकार रोटर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के अल्टरनेटर में नॉन सैलिएंट पोल यानी कि बेलनाकार रोटर का उपयोग करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को पढ़िए, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, टर्बो अल्टरनेटर में यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं, नॉन सैलिएंट पोल यानी कि बेलनाकार रोटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने का क्या अर्थ होता है, यानी अल्टरनेटर को जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं इसका क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, इसे ग्रिड से जोड़ना। जब इसकी आवृत्ति, वोल्टेज और फेज कोण ग्रिड के समान हो तब क्या होती है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने का यहाँ पे अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के पास है कि डार्क लैंप मेथड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। जो डार्क लैंप मेथड होता है दोस्तों, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोग डार्क लैंप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा। अल्टरनेटर में पीएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। अल्टरनेटर में जो पीएमएफ होता है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा था यहाँ पे। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आपने ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे ईएमएफ होगा, सॉरी ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ईएमएफ, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया था हमको टाइपिंग करने में। तो ईएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि अल्टरनेटर में उत्तेजना यानी कि एक्साइटेशन को नियंत्रित करने को करके हम क्या नियंत्रित करते हैं। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखोगे, आउटपुट वोल्टेज और प्रतिक्रिया शक्ति को यहाँ पे नियंत्रित करते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अल्टरनेटर में गति को नियंत्रित करके हम क्या नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों हम लोग करते हैं कि इसको आवृत्ति और सक्रिय शक्ति को यहाँ पे नियंत्रित करते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एक्टिव पावर को नियंत्रित करते हैं। यदि अल्टरनेटर का रोटर ध्रुव दक्षिणावर्त घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो स्टेटर कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा क्या होगी, आपको ये बताना दोस्तों। इसकी दिशा दोस्तों क्या होगी, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। छोटे अल्टरनेटर में आमतौर पर किस प्रकार के रोटर का उपयोग करते हैं। जो छोटे अल्टरनेटर होते हैं ना, इसमें किस प्रकार के रोटर का इस्तेमाल होते हैं, तो सैलिएंट पोल टाइप के यहाँ पे रोटर का इस्तेमाल होता है छोटे अल्टरनेटर में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। इसका क्या उद्देश्य होता है करने का, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसका होता है दोस्तों हंटिंग को रोकना और प्रारंभिक टॉर्क को प्रदान करना। ये क्या होती है, डैम्पर वाइंडिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा होगा। अल्टरनेटर में आर्मेचर को कोर लेमिनेट क्यों करते हैं, क्यों होता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर जो है कोर लेमिनेटेड क्यों होता है दोस्तों, इसका कारण होता है कि एडी धाराओं के नुकसान को कम करने के लिए जो है अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को लेमिनेट की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर की रेटिंग आमतौर पर किस में व्यक्त की जाती है। जो अल्टरनेटर होती है ना, इसकी जो रेटिंग होती है दोस्तों, हम लोग किस में व्यक्त करते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे है, 2 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो अल्टरनेटर होती है ना, इसकी रेटिंग हम लोग जो व्यक्त करते हैं वो KVA में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 22वां नंबर आपके पास है कि अल्टरनेटर में ब्रशेस कहाँ स्थापित होते हैं। जो अल्टरनेटर होती है ना, इसमें जो ब्रशेस होती है वो कहाँ पे स्थापित होती है, वो स्लिप रिंग्स पर जो होती है वो दोस्तों आपको ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे, अल्टरनेटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 4 पोल अल्टरनेटर 500 आरपीएम पर चल रहा है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी, आपको बताना दोस्तों। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। या तो आपको पोल पूछ लिया जाएगा, या आरपीएम पूछ लिया जाएगा, या तो आपकी फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या होता है, F बराबर क्या होता है, PN/120। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है।
ऐप की वैल्यू पूछी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों पी की वैल्यू कितना हमारे पास है, 4 दे रखी है, और एन हमारे पास कितनी दे रखी है देखो दोस्तों, ये 1500 आरपीएम यहाँ पे दे रखी है, बटे कितना है 120 कर देंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे 30 बार में, और 30 पंचे 150, 50 बार में यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। तो ये सवाल का आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से आपके सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और ये इस टाइप के प्रश्न जो है ना निश्चित तौर पर पूछे ही जाएंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको हम स्टार मार्क्स कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है। ऑल्टरनेटर का जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस की हम लोग बात करें कि ये क्या होता है, आपको बताना है। आपके पास दो ऑप्शन इधर है और दो ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ना, ऑल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस से क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये होता है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, और आर्मेचर रिएक्टेंस का योग जो होता है यहाँ पे, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि ऑल्टरनेटर में लोड बढ़ाने पर यदि उत्तेजना स्थिर रखी जाए तो टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों प्रभाव क्या पड़ेगा, यह क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, आप लोग याद रखोगे। चलिए ऑल्टरनेटर के समानांतर संचालन का मुख्य कारण क्या होता है। जो ऑल्टरनेटर होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल में चलाते हैं। ठीक है, तो समानांतर संचालन का जो मुख्य कारण होता है क्या, इसको आपको बताना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और होगा। ठीक है, देख लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति और लोड साझाकरण का प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समांतर संचालन करते हैं, किसको, ऑल्टरनेटर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि उत्तेजना कम हो जाती है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति पर क्या प्रभाव, ऑल्टरनेटर की उत्तेजना कम हो जाएगी तो प्रतिक्रियाशील शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों क्या होगा, ये घट जाएगा। ये अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स की गति क्या होती है। दोस्तों गति जो होती है इसकी रोटर की गति के बराबर होती है। ठीक है, अल्टरनेटर में प्राइम मूवर का क्या कार्य होता है। दोस्तों हम बात करें किसी अल्टरनेटर में जो प्राइम मूवर होता है ना, इसका काम क्या होता है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं, और हमारे पास क्या है, तो लोड को नियंत्रित करना। इसका सही जवाब का ऑप्शन है बी, यानी कि रोटर को घुमाना। ठीक है, अल्टरनेटर में जो प्राइम मूवर्स होते हैं ना, इसका काम होता है क्या, रोटर को घुमाना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग कह रहे हैं कि अल्टरनेटर में वोल्टेज विनियमन को मापने के लिए सबसे सटीक तरीका कौन सी होती है। तो अल्टरनेटर में वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है ना, उसको मापने के लिए सबसे सटीक तरीका की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, वो कौन सी होती है, वो होती है प्रत्यक्ष लोडिंग विधि, यानी कि डायरेक्ट लोडिंग मेथड जो होती है, वो वोल्टेज रेगुलेशन को मापने की सबसे उपयुक्त विधि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। तो इस प्रकार हमारे पास दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एसी मशीन वाइंडिंग और उसके बाद अल्टरनेटर। अब हमारे पास तीसरा चैप्टर आ रहा है, इसका नाम दोस्तों क्या है हमारे पास, सर्किट ब्रेकर, जो आप देखेंगे अपने आपके ऑफिशियल सिलेबस में तीसरे नंबर पे आता है, कौन सा, सर्किट ब्रेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्किट ब्रेकर को। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका चैनल है, इससे आपको बहुत ही हेल्प यहाँ से होने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य दोस्तों यहाँ पे क्या है। तो इसका हम बात करें कि इसका मुख्य काम क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इसका मुख्य काम होता है सर्किट ब्रेकर की सामान्य और असमान दोनों परिस्थितियों में सर्किट को खोलना और बंद करना सर्किट ब्रेकर का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया था, पूछा गया है कि आर्क क्वेचिंग का क्या अर्थ होता है। जो आर्क क्वेचिंग होता है ना, इसका अर्थ होता है कि आर्क को बुझाना। ठीक है, एक ऑयल सर्किट ब्रेकर ओसीबी में आर्क बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का, यानी कि तेल का इस्तेमाल करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर में। SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का क्या फायदा होती है। दोस्तों यहाँ पे SF6 जो गैस होती है, सर्किट ब्रेकर होती है, उसमें जो SF6 गैस भरते हैं हम लोग, इसका क्या फायदा होता है आपको ये बताना है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग से पढ़िए, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसमें उत्कृष्ट इंसुलेटिंग और आर्क बुझाने वाले गुण होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, SF6 गैस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी कि VCB का उपयोग आमतौर पर किस वोल्टेज रेंज में किया जाता है। तो जो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मध्यम वोल्टेज की जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मध्यम वोल्टेज रेंज के लिए इसका इस्तेमाल होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा।
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी कि एबीसीबी में आर्क बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे करते हैं हम लोग उच्च दबाव वाली हवा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या दर्शाता है? जो सर्किट ब्रेकर होती है कोई किसी भी प्रकार की, उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसका मतलब होता है कि वो अधिकतम धारा जिस पर वो सुरक्षित रूप से बाधित कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटी बोलते हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर का मैकिंग कैपेसिटी क्या दर्शाता है? दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसकी जो मैकिंग कैपेसिटी होती है ना, ये क्या दर्शाता है? तो ये वह अधिकतम धारा जिससे वह सुरक्षित रूप से बंद कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? मैकिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। सर्किट ब्रेकर में री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है? दोस्तों सर्किट ब्रेकर में जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है ना, इसका काम क्या होता है आपको ये बताना है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसका काम होता है क्या? तो आर्क बुझाने के बाद संपर्क के पार दिखाई देने वाला क्षणिक वोल्टेज क्या बोलते हैं? री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं सर्किट ब्रेकर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है कि रिकवरी वोल्टेज क्या होता है? ठीक है दोस्तों, रिकवरी वोल्टेज की हम लोग बात करें यहाँ पे, ये क्या होता है? तो आर्क बुझाने के बाद संपर्क के पार दिखाई देने वाली अस्थायी फेज वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। सर्किट ब्रेकर में ट्रिपिंग कॉइल को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सर्किट ब्रेकर होता है ना, इसमें जो ट्रिपिंग कॉइल होती है उसको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो उसे रिले प्रदान करता है। कौन? रिले प्रदान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो एमसीबी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो देखिए एमसीबी का तो फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। एम मतलब होता है कि मिनिएचर, सी मतलब होता है सर्किट, बी मतलब होता है ब्रेकर। एमसीबी का जो है उपयोग आमतौर पर हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों, हम लोग करते हैं कहाँ पे? घरेलू और वाणिज्यिक वायरिंग के लिए हम लोग एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो औद्योगिक व वाणिज्यिक अनुप्रयोग में मध्यम से उच्च करंट के लिए हम लोग एमसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं किसका? एमसीसीबी का। और एमसीबी कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो अपने घरों में यूज करते हैं, यानी कि अपने घरों में निजी कामों में। आग के को बुझाने के लिए न्यूनतम तेल सर्किट ब्रेकर एमओसीबी में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग इसमें जो सिद्धांत होती है वो आग को तेल से दबाव से बुझाना, इसी सिद्धांत का यहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग। सर्किट ब्रेकर में ट्रिपिंग मैकेनिज्म का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि संपर्कों को खोलना जब कोई फॉल्ट होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में क्लोजिंग क्वाइल का क्या उद्देश्य होता है? तो क्लोजिंग जो क्वाइल होती है सर्किट ब्रेकर में, इसका उद्देश्य होता है कि ब्रेकर के संपर्क को बंद करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में आग को कैसे बुझाया जाता है? दोस्तों कहते हैं हवा में, यानी नाम से स्पष्ट है, एयर मतलब क्या हुआ? हवा में। सर्किट ब्रेकर में आर्क च्यूट का क्या कार्य होता है? दोस्तों इसका प्रमुख काम की हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है? आग को ठंडा करना और विभाजित करना आग के च्यूट का काम होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है? दोस्तों विचार करते हैं हम लोग वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, ब्रेकिंग कैपेसिटी और मैकिंग कैपेसिटी को देख करके ही हम लोग सर्किट ब्रेकर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर में ट्रिप फ्री मैकेनिज्म का क्या अर्थ होता है? इसका हम लोग अर्थ की बात करें अगर, तो ये होता है कौन सा? ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा भले ही क्लोजिंग कमांड बनी रहे। सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे प्रभावी है? तो ये सिद्धांत की हम लोग बात करें तो आर्क को लंबा करना, आर्क को ठंडा करना और आर्क को विभाजित करना, यानी सभी जो है यहाँ पे सिद्धांत सबसे प्रभावी यहाँ पे हो जाएंगे। सर्किट ब्रेकर में अंडर वोल्टेज स्ट्रिप का क्या उद्देश्य होता है? जो अंडर वोल्टेज स्ट्रिप होता है ना सर्किट ब्रेकर में, इसका उद्देश्य क्या होता है आपको ये बताना दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जब वोल्टेज एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाए तो ब्रेकर को ट्रिप करना, इसका यहाँ पे वो सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि सर्किट ब्रेकर में शंट ट्रिप का क्या उद्देश्य होता है? जो सर्किट ब्रेकर होती है उसमें शंट ट्रिप की हम बात करें तो ये इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य होता है कि दूरस्थ स्थान से ब्रेकर को ट्रिप करना। सर्किट ब्रेकर में ओवर करंट ट्रिप का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि ओवर करंट ट्रिप। ठीक है, इसका दोस्तों हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? तो जब करंट एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ जाए तो ब्रेकर को ट्रिप करना। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कंटेंट्स का क्या कार्य होता है? तो सर्किट ब्रेकर में जो आर्किंग कंटेंट्स होता है ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है कि मुख्य संपर्कों को आर्क से नुकसान से बचाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। सर्किट ब्रेकर में मुख्य कंटेंट्स का क्या कार्य होता है? तो सामान्य लोड करंट ले जाना इसका प्रमुख काम होता है।
आगे बढ़ते हैं, सर्किट ब्रेकर में ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है क्या? संपर्क को खोलना और बंद करना। ठीक है, सर्किट ब्रेकर को किस सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है? तो इसको हम डिजाइन करते हैं थर्मल और चुंबकीय दोनों सिद्धांत पर जो है सर्किट ब्रेकर को डिजाइन किया जाता है। एक सर्किट ब्रेकर को ओवरलोड से बचाने के लिए किस प्रकार की ट्रिपिंग का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे टाइम डिले ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर को ओवरलोड से बचाने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों सर्किट ब्रेकर का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सर्किट ब्रेकर में ऑटो रिक्लोजर का क्या उद्देश्य होता है? तो सर्किट ब्रेकर में जो ऑटो रिक्लोजर होता है ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है? तो ब्रेकर को मैनुअल रूप से बंद करना इसका प्रमुख काम होता है। और फॉल्ट के बाद ब्रेकर को स्वचालित रूप से बंद करना जो है ऑटो रिक्लोजर। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है? स्वचालित रूप से अपने आप, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास का आंसर होगा ऑटोमेटिक रूप से। तो इस प्रकार हमारे पास जो है ना, ये तीसरा चैप्टर हमारे पास जो था सर्किट ब्रेकर वो कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर प्रैक्टिस बोलते हैं क्या, ये मतलब कि टॉपिक नंबर 4 की तरफ। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये चौथा टॉपिक हमारे पास कौन सा होगा? डीसी ड्राइव। और डीसी ड्राइव का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि डीसी ड्राइव का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों आपको ध्यान रखोगे, जो डीसी ड्राइव है इसका प्रमुख काम की हम बात करें, ये होता है कौन सा? डीसी मोटर की गति और दिशा को नियंत्रित करना डीसी ड्राइव का प्रमुख काम यहाँ पे हो जाएगा। डीसी ड्राइव में आमतौर पर किस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल करते हैं एससीआर का, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दो मुख्य विधियां होती है? तो उस विधि का नाम क्या है आपके पास? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण और फील्ड फ्लक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डीसी ड्राइव में आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण का उपयोग किस गति सीमा के लिए किया जाता है? तो बेस गति से नीचे के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए, डीसी ड्राइव में फील्ड फ्लक्स नियंत्रण का उपयोग किस गति सीमा के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे बेस गति से ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोनों प्रश्न यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं ना। यहाँ पे जो है ना, डीसी ड्राइव में आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बेस गति से नीचे के लिए। और यहाँ पे कह रहा है कि फील्ड फ्लक्स नियंत्रण का उपयोग किस लिए करते हैं? तो बेस गति से ऊपर के लिए करते हैं। तो दोनों प्रश्न आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीसी ड्राइव में चॉपर का क्या काम होता है? तो चॉपर जो है ना डीसी ड्राइव में, इसका काम होता है कि स्थिर डीसी वोल्टेज को परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज में बदलना, उसका चॉपर का काम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक डीसी ड्राइव में यदि फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है तो मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर गति क्या होगी यहाँ पे दोस्तों? गति बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीसी ड्राइव में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का क्या अर्थ होता है? जो डीसी ड्राइव में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है ना, इसका काम क्या होता है? इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों। मोटर को जनरेटर के रूप में कार्य कराकर आपूर्ति में ऊर्जा वापस करना इसका प्रमुख काम होता है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए, डीसी ड्राइव में डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या शामिल होती है? तो इसमें शामिल होता है कौन कौन सा? मोटर को आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करना और आर्मेचर को एक प्रतिरोधक से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि डीसी ड्राइव में प्लगिंग का क्या अर्थ होता है? तो जो डीसी ड्राइव होता है दोस्तों, इसमें जो प्लगिंग करते हैं हम लोग, इसका क्या अर्थ होता है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे कि मोटर के टर्मिनलों को रिवर्स करना ताकि यह विपरीत दिशा में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीसी ड्राइव में फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त करने का क्या यहाँ पे तरीका है दोस्तों? आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसका तरीका होता है कौन सा हमारे पास? आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल की ध्रुवता को उलट कर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि एक डीसी ड्राइव में एससीआर की फायरिंग एंगल बदलने से क्या नियंत्रित होता है? तो जो फायरिंग एंगल जो हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं, इससे क्या कंट्रोल में आता है? तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कंट्रोल में आ जाता है। डीसी ड्राइव में क्लोज लूप कंट्रोल का क्या फ़ायदा होती है? जो क्लोज लूप कंट्रोल होता है डीसी ड्राइव में, इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? यह बेहतर गति विनियमन यानी कि स्पीड रेगुलेशन एंड एक्यूरेसी को यहाँ पे प्रदान करता है। डीसी ड्राइव में ओपन लूप कंट्रोल का क्या नुकसान होती है? तो ओपन लूप जो कंट्रोल है, इसका क्या नुकसान है? पास 3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे होगा या बहुत धीमा है, ये नहीं होगा। देखिए, एक डीसी ड्राइव में ओपन लूप कंट्रोल जो होता है ना, ये क्या दोस्तों यहाँ पे, यह लोड भिन्नताओं के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं कि डीसी ड्राइव में कंट्रोलर का क्या कार्य होता है? तो डीसी ड्राइव में जो कंट्रोलर होते हैं ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है? इस बात को आप तो ध्यान में रखोगे।
ये और दोस्तों कौन-सा मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल उत्पन्न करना, ठीक है? ये कंट्रोलर का काम होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डीसी ड्राइव में स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य होता है? जो डीसी ड्राइव में स्पीड सेंसर होता है ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है? आपके पास यहाँ पे दे रखे हैं 4 ऑप्शन, वीडियो को पॉज़ कीजिए, इसको पढ़िए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोटर की वास्तविक गति को मापना और इसे कंट्रोलर की को फीडबैक फीडबैक देना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि डीसी ड्राइव में करंट लिमिटिंग का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों जो करंट लिमिटिंग होता है ना, इसका उद्देश्य की हम लोग बात करें तो मोटर को ओवर करंट से बचाना, ये इसका काम होता है, ठीक है? डीसी ड्राइव में एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन रैंप का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य की हम लोग बात करें, ये होता है कौन-सा? मोटर की गति को सुचारू रूप से बढ़ाना और घटाना, ठीक है? एक प्रश्न है कि डीसी ड्राइव का उपयोग आमतौर पर कहाँ पे किया जाता है? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? लिफ्ट में, क्रेन में और रोलिंग मिल में जो है डीसी ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर सवाल आपके पास है कि डीसी ड्राइव में फीडबैक का क्या महत्व होता है? इसका महत्व होता है कि यह नियंत्रण प्रणाली को मोटर के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखोगे आप सभी लोग। डीसी ड्राइव में पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम का क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन आपके पास है कि यह केवल कम दक्षता प्रदान करता है और आपके पास इसका 2-3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? यह कम हार्मोनिक्स और बेहतर दक्षता प्रदान करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। डीसी ड्राइव में 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका अर्थ की हम लोग बात करें ना, इसका अर्थ होता है यहाँ पे मोटर दोनों दिशाओं में चल सकती है और दोनों दिशाओं में ब्रेकिंग कर सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। डीसी ड्राइव में आर्मेचर करंट को नियंत्रित करके हम क्या नियंत्रित करते हैं? तो क्या हम लोग नियंत्रित करते हैं यहाँ पे? तो मोटर का यहाँ पे टॉर्क को हम लोग नियंत्रित करते हैं। डीसी ड्राइव में ओवरलोड प्रोटेक्शन का क्या उद्देश्य होता है? जो डीसी ड्राइव में जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है ना, इसका प्रमुख हम लोग बात करें उद्देश्य क्या होता है, तो मोटर को अत्यधिक करंट से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। डीसी ड्राइव में वोल्टेज प्रोटेक्शन का क्या उद्देश्य है? तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य होगा कि मोटर को अत्यधिक वोल्टेज से बचाना। ठीक है। डीसी ड्राइव में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कैसे प्रदान की जाती है? तो फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर के द्वारा प्रदान की जाती है। डीसी ड्राइव में तापमान सेंसर का क्या उद्देश्य होता है? तो ये मोटर के अत्यधिक गर्म होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डीसी ड्राइव में फ्यूज़ का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज़ का दोस्तों काम क्या होता है? तो बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे है कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, ये फ्यूज़ का काम होता है। डीसी ड्राइव में फील्ड वीकनिंग का क्या अर्थ होता है? तो फील्ड वीकनिंग का अर्थ होता है कि फील्ड करंट को कम करना ताकि मोटर बेस गति से ऊपर चल सके, वही होता है फील्ड वीकनिंग। ठीक है। डीसी ड्राइव में टैको जनरेटर का क्या कार्य होता है? तो टैको जनरेटर होता है ना, इसका प्रमुख काम की हम लोग बात करें दोस्तों, ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो मोटर की गति को मापने के लिए वोल्टेज सिग्नल उत्पन्न करना, ये टैको जनरेटर का काम होता है। इसमें डीसी ड्राइव में ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। इस प्रकार हमारा जो चौथा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुके हैं और बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर। और 5वां चैप्टर हमारे पास कौन सा है? डीसी मशीन वाइंडिंग। ठीक है। और 5वां चैप्टर का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर है, कह रहा है कि डीसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर किया जाता है यहाँ पे? तो हम लोग करते हैं किसका? लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं किसमें? डीसी मशीन में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? तो लैप वाइंडिंग जो होती है दोस्तों, वो समांतर संख्या होती है, वो पी के बराबर होती है, यानी कि ध्रुवों के बराबर होती है, पोल के बराबर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो जो वेव वाइंडिंग होती है ना, उसमें जो समांतर संख्या होती है, पथों की संख्या, वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2 होती है। 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। डीसी मशीन वाइंडिंग में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? तो कम्यूटेटर की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, इसका काम होता है कि एसी को डीसी में बदलना या डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, ये किसका काम होता है? कम्यूटेटर का काम होता है किसमें? डीसी मशीन वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो लैप वाइंडिंग की बात हो रही है कि इसका उपयोग आमतौर पर कहाँ पर करते हैं हम लोग? तो आप दोस्तों यहाँ ध्यान में रखोगे, लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम वोल्टेज उच्च करंट डीसी मशीन में हम लोग जो है वहाँ पे लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, वेव बाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर कहाँ पे किया जाता है? लैप का हम लोग देख चुके हैं, अब हम वेव को देख लेते हैं। तो वेव बाइंडिंग का उपयोग जो है आमतौर पर हम लोग कहाँ पे करते हैं? उच्च वोल्टेज कम करंट और डीसी मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं। डीसी मशीन वाइंडिंग में बैक पिच क्या होती है? दोस्तों डीसी मशीन वाइंडिंग में जो हम बात करें कि बैक पिच क्या होती है, तो ये होती है एक कॉइल के 2
कॉइल साइड्स के बीच की दूरी जो पीछे की ओर कम्यूटेटर से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? बैक पिच कहते हैं डीसी मशीन वाइंडिंग में। अगला प्रश्न आपके पास है कि डीसी मशीन वाइंडिंग में फ्रंट पिच क्या होती है? दोस्तों फ्रंट पिच की हम बात करें तो ये क्या होती है? कम्यूटेटर से जुड़ी हुई दो कॉइल साइड्स के बीच की दूरी जो फ्रंट एंड पर होती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रंट पिच कहते हैं। ठीक है, चलिए रिजलेंट पिच को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो बैक पिच और फ्रंट पिच के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट पिच कहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट पिच किसे कहते हैं? बैक पिच और जो फ्रंट पिच होता है उसकी जो अंतर होती है, डिफरेंस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट पिच के नाम से जानते हैं। डीसी मशीन में कम्यूटेटर पिच क्या होती है? दोस्तों डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर पिच होती है ना, ये क्या होती है आपको ये बताना है। तो आप लोग ध्यान रखोगे उन कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या जो एक कॉइल के दो सिरों को जोड़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर पिच कहते हैं डीसी वाइंडिंग में। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच कैसी होती है? दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए वाईसी बराबर +-1 यहाँ पे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच कैसी होती है? तो वाईसी बराबर -1 हो जाएगी यहाँ पे। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच ऐसी होती है, इस बात को आप तो ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके लिए होगा। डीसी मशीन में वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है? तो डीसी मशीन में वाइंडिंग जो हम लोग कहाँ पर स्थापित करते हैं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फील्ड पोल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपके पास ऑप्शन है बी यानी कि आर्मेचर कोर स्लॉट पे जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो वाइंडिंग स्थापित करते हैं। एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। एक सिंप्लेक्स वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? यहाँ पे वेब बाइंडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं किसमें? सिंप्लेक्स में। तो समांतर पथों की संख्या जो होती है 2 के बराबर होती है। किसके बराबर? 2 के बराबर होती है। वाइंडिंग में ब्रश का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों जो वाइंडिंग में जो ब्रश होती है ना, इसका मुख्य काम क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य काम दोस्तों होता है आपके पास कि बाहरी सर्किट से कनेक्शन बनाना और करंट इकट्ठा करना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। डीसी मशीन में आर्मेचर कोर लिमिटेड क्यों होता है? ठीक है, जो डीसी मशीन होती है ना, इसमें जो आर्मेचर कोर जो है लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि एडी धाराओं के नुकसान को कम करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप तो ध्यान रखोगे, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों फील्ड वाइंडिंग की बात करें डीसी मशीन में, इसका उद्देश्य क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको पढ़िए, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुक्त चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डीसी मशीन में इंटरपोल्स का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों इंटरपोल्स की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है क्या? कम्यूटेशन में सुधार करना और आर्मेचर रिएक्शन को बेअसर करना। ठीक है, और डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होती है ना, इसका उद्देश्य होता है कि आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस मैग्नेटाइज प्रभाव को रद्द करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास है कि डीसी मशीन में कॉइल क्या होती है? दोस्तों कॉइल की बात करें तो कई टर्न का एक समूह होता है कॉइल डीसी मशीन में। डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट किससे बने होते हैं? तो दोस्तों ये जो होते हैं ना, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं। डीसी मशीन में माइका का उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्यों करते हैं माइका का इस्तेमाल? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ऑप्शन यहाँ पे नीचे भी है, इसका इस्तेमाल करते हैं, एक अच्छा इंसुलेटर है इसलिए हम लोग माइका का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर के रूप में। डीसी मशीन में पिच फैक्टर क्या होता है? दोस्तों हम बात करें कि डीसी मशीन में पिच फैक्टर की, तो ये क्या होती है? तो आप लोग ध्यान रखोगे कॉइल स्पैन से पोल पिच का अनुपात जो होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पिच फैक्टर कहते हैं डीसी मशीन में। एक फुल पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान क्या होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। एक फुल पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, डीसी मशीन में सिंप्लेक्स वाइंडिंग का क्या अर्थ होता है? तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग की बात करें किसमें? डीसी मशीन में। इसका दोस्तों अर्थ होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि वाइंडिंग जिसमें समानांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के 2 के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डीसी मशीन में डुप्लेक्स वाइंडिंग का क्या अर्थ होता है? तो डुप्लेक्स की बात करें कि यहाँ पे सिंप्लेक्स था, यहाँ पे डुप्लेक्स है। इसका अर्थ होता है कि वाइंडिंग जिसमें समांतर पथों की संख्या 2 गुनी होती है उसे क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। डीसी मशीन में वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग करते हैं हम लोग? तो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं किस प्रकार के? इंसुलेटेड कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। डीसी मशीन वाइंडिंग में पोल पिच को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो पोल पिच करते हैं प्रति ध्रुव स्लॉट की कुल संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल पिच कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। डीसी मशीन में वाइंडिंग का प्रकार उसके डैश को प्रभावित करता है। तो वाइंडिंग का प्रकार जो यहाँ पे उसके क्षमता और दक्षता और प्रदर्शन को यहाँ पे प्रभावित करता है। ठीक है, अफेक्ट करता है। चलिए दोस्तों हमारे पास ये है ना, ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग छठा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और छठा चैप्टर हमारे पास कौन सा होगा? घरेलू उपकरण यानी कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस।
ठीक है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर ही जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि इलेक्ट्रिक केटल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो घरों में जो इलेक्ट्रिक केटल होता है ना, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? पानी को गर्म करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। इलेक्ट्रिक आयरन में ताप तत्व आमतौर पर किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे इलेक्ट्रिक आयरन में। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर का क्या कार्य होता है? तो कंप्रेसर का काम होता है कि रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेंट को सीमित संपीड़ित करना और उसे कंडीशनर में भेजना। आगे बढ़ते हैं कि वॉशिंग मशीन में एजिटेटर का या एम्पेलर का क्या कार्य होता है? तो वॉशिंग मशीन में एजिटेटर या इम्पेलर का क्या काम होता है? तो दोस्तों इसका काम होता है क्या? तो कपड़ों को हिलाना और पानी में डिटर्जेंट मिलाना। ठीक है, इसका काम होता है। एयर कंडीशनर में कंडेंसर का क्या काम होता है? इसका काम होता है क्या? तो रेफ्रिजरेंट से गर्मी को आसपास की हवा में छोड़ना। मिक्स ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग करते हैं हम लोग? देखिए मिक्सर ग्राइंडर जो होता है ना, इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। आप लोग ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। गीजर में थर्मोस्टेट का क्या उद्देश्य होता है? जो गीजर होती है ना, गीजर, उसमें थर्मोस्टेट का क्या उद्देश्य होता है? तो पानी के तापमान को नियंत्रित करता है। कौन सा? थर्मोस्टेट। माइक्रोवेव ओवन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो माइक्रोवेव विकिरण पर काम करता है माइक्रोवेव ओवन। ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। वैक्यूम क्लीनर का मुख्य काम क्या होता है? तो फर्श से धूल और गंदगी को हटाना वैक्यूम क्लीनर का प्रमुख काम यहाँ पे हो जाएगा। हेयर ड्रायर में हीटिंग कॉइल जो होती है किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। इंडक्शन कुकटॉप किस सिद्धांत पर काम करता है? इंडक्शन जो कुकटॉप होती है ना, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। एक पंखे में कैपेसिटर का क्या कार्य होता है? एक पंखा जो कैपेसिटर लगाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं उसको। तो उसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि फेज शिफ्ट प्रदान करना और मोटर को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि टोस्टर का मुख्य काम क्या होता है? तो टोस्टर की हम लोग बात करें, इसका मुख्य काम होता है कि ब्रेड को सेकना। ये टोस्टर का प्रमुख काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घरेलू उपकरणों के लिए उचित अर्थिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो अर्थिंग महत्वपूर्ण होती है क्यों? क्योंकि बिजली के झटके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वॉशिंग मशीन में स्पिन चक्र का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि कपड़ों से पानी को निकालना। घरेलू फ्रीजर में सबसे ठंडा हिस्सा आमतौर पर कहाँ पे होता है? ये होता है कहाँ पे? फ्रीजर कंपार्टमेंट में होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक ओवन में कन्वेक्शन मोड का क्या अर्थ होता है? दोस्तों जो इलेक्ट्रिक ओवन में जो कन्वेक्शन मोड होता है ना, इसका क्या अर्थ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भोजन को पकाने के लिए पंखे का उपयोग करके गर्म हवा को प्रसारित करना, जो है ना यहाँ पे कन्वेंशन मोड का काम हो जाएगा। घरेलू एयर प्यूरीफायर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है कि हवा से प्रदूषकों को एलर्जी को हटाना। वाटर प्यूरीफायर में यूवी लैंप का काम क्या होता है? तो वाटर जो प्यूरीफायर होती है उसमें यूवी लैंप होता है। इसका काम होता है कि पानी में बैक्टीरिया और वायरस को मारना। ठीक है। डिश वॉशर में हीटिंग एलिमेंट का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य तो यह होता है कि आपके पास पानी को गर्म करना ताकि डिटर्जेंट प्रभावी रूप से काम करे। घरेलू इस्त्री आयरन में सोल प्लेट जो होती है वो किससे बनी होती है? सोल प्लेट की हम बात करें तो एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है सोल प्लेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जूसर में ब्लेड जो है का काम क्या होता है? जूसर होता है ना, इसमें ब्लेड जो है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है फलों को काटना और रस को निकालना। घरेलू उपकरणों के लिए ISI मार्क का क्या महत्व होती है? इसका दोस्तों महत्व होता है कि यह उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ISI मार्क। राइस कुकर में थर्मल फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? तो राइस कुकर में जो थर्मल फ्यूज होता है ना, इसका उद्देश्य की हम बात करें तो यह होता है अत्यधिक गर्म होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। एयर फ्रायर किस सिद्धांत पे काम करती है? जो एयर फ्रायर होती है ना, एयर फ्रायर, ये काम करती है किस सिद्धांत पे? गर्म हवा का संचलन यानी संवहन के सिद्धांत पे काम करती है। डिश वॉशर में किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो विशेष डिश वॉशर डिटर्जेंट का यहाँ पे प्रयोग किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक के सेवर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक सेवर की हम लोग बात करें यहाँ पे तो DC मोटर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
घरेलू उपकरण में ओवरलोड से सुरक्षा के लिए कौन सा घटक सबसे आम होती है? तो ओवरलोड के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्यूज लगाते हैं ना फ्यूज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। घरेलू उपकरणों में स्टैंड बाय मोड का क्या मतलब होता है? जो स्टैंड बाय होता है ना मोड, इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान होता है कि यह लगातार थोड़ी मात्रा में बिजली की खपत करते रहता है। स्टैंड बाय मोड से ही बोलते हैं। अब हमारे पास ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 7वें चैप्टर की ओर, और 7वां चैप्टर हमारे पास कौन सा? इल्यूमिनेशन। ठीक है, चलिए। प्रकाश लाइट की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? होती है कैंडला। क्या होती है? कैंडला होती है लाइट की एसआई। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? कैंडला होता है। ठीक है, यहाँ पे ज्योति तीव्रता लिखना चाहिए था, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तब जाके ये सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैंडला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इल्यूमिनेशन की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? इल्यूमिनेशन जो होती है ना, इसकी एसआई इकाई क्या होती है? लक्स होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि ल्यूमेन किसकी इकाई होती है? जो ल्यूमेन होती है ना, ल्यूमेन, ये किसकी इकाई होती है? ये होती है चमकदार प्रभाव की इकाई होती है। कौन सी? ल्यूमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमकदार दक्षता यानी कि ल्यूमिनस इफिशियंसी को किस में मापा जाता है? ल्यूमेन प्रति वाट में मापते हैं हम लोग। किसको? ल्यूमेन प्रति वाट में ल्यूमिनस इफिशियंसी को मापते हैं। ठीक है, मीन स्फेरिकल कैंडेला क्या होती है? जो मीन स्फेरिकल कैंडेला होती है ना, ये क्या होती है आपको बताना है। आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे देखें, चौथा ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश स्रोत को की सभी दिशाओं में औसत दीप्तिमान तीव्रता को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन स्फेरिकल कैंडेला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्क्रम वर्ग का नियम किससे संबंधित है? इनवर्स स्क्वायर जो लॉ है, ये किससे संबंधित होगा? ऑप्शन सी, इल्यूमिनेशन और स्रोत से दूरी किससे संबंधित हो जाएगा? लैम्प बर्ड्स कोसाइन नियम किससे संबंधित है? ये एक सतह पर इल्यूमिनेशन और प्रकाश के आपतन कोण से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का काम क्या होता है? जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चौक का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि प्रारंभिक करंट को सीमित करना और ऑपरेटिंग वोल्टेज को प्रदान करना, चौक का काम होता है। फ्लोरोसेंट लैंप में स्टार्टर का क्या उद्देश्य होता है? जो फ्लोरोसेंट लैंप में जो स्टार्टर होता है ना, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो आप दोस्तों ध्यान रखोगे, इसका उद्देश्य होता है कि फिलामेंट को गर्म करने और चौक में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए एक क्षणिक सर्किट बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट लैंप किस सिद्धांत पे काम करता है? जो फिलामेंट लैंप होता है ना, ये किस सिद्धांत पे काम करता है आपको ये बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिरोधक तापमान इलेक्ट्रिक करंट के कारण से फिलामेंट को गर्म करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है? उच्च दक्षता और लंबा जीवन काल इसका मुख्य जो है लाभ हो जाएगा। एक प्रकाश स्रोत की रंग तापमान क्या दर्शाती है? दोस्तों ये दर्शाती है कौन सा? प्रकाश का रंग, गर्म या मोड मतलब कि दर्शाती है। स्ट्रीट लाइटिंग में आमतौर पर किस प्रकार के लैंप का उपयोग करते हैं? तो स्ट्रीट लाइटिंग में इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोडियम वाष्प लैंप का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट लाइटिंग में। प्रकाश ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है? ये तरंग कण द्वैत के रूप में होती है, यानी कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के रूप में होती है। CRI यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स का क्या होता है? दोस्तों ये इसकी हम बात करें अगर CRI की, ये क्या होती है? ये होता है आपके पास प्रकाश स्रोत की क्षमता वस्तुओं के रंगों को सटीक रूप से प्रस्तुत करने की। इसे क्या बोलते हैं? CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स से बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि प्रकाश व्यवस्था के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होती है? दोस्तों ये होती है कुल लुमेन से उपयोगी लुमेन का अनुपात। मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है दोस्तों? तो मेंटेनेंस फैक्टर होता है कि समय के साथ प्रकाश उत्पादन में कमी के लिए एक कारक को मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम वाष्प लैंप द्वारा किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है? तो पीला रंग का प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न होता है सोडियम वाष्प लैंप के द्वारा। मरकरी वाष्प लैंप किस रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है? जो मरकरी वाष्प लैंप होते हैं ना, ये नीला, हरा, सफेद रंग प्रकाश करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। वार्म व्हाइट प्रकाश का रंग तापमान लगभग कितना होता है? 2700 के से लेकर के 3000 की, यानी कि 70,000 से लेकर के 3000 के। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। कुल व्हाइट प्रकाश का रंग तापमान लगभग कितना होता है? तो 7000 से अधिक यहाँ पर होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। सॉरी, कैंडला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में ग्लेयर क्या होता है? दोस्तों हम लोग ग्लेयर की बात करें तो ये होता है कौन सा? आंखों में असुविधा या दृष्टि से कमी का कारण जो है बनने वाली अत्यधिक चमक को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए इल्यूमिनेशन सिस्टम के डिजाइन में स्पेस टू वाइट अनुपात का क्या महत्व होता है? दोस्तों इसकी बात करें हम लोग तो इल्यूमिनेशन की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं।
ट्यूबलाइट में आंतरिक सतह पर कौन सा पदार्थ लेपित होता है? तो कौन सा पदार्थ यहाँ पे लेपित होता है? तो फास्फोरस यहाँ पे लेपित होता है। एक लैंप की रेटेड लाइफ क्या दर्शाती है? दोस्तों ये क्या दर्शाती है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि वह औसत समय जब लैंप अपेक्षित रूप से कार्य करता है उसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेटेड लाइफ बोलते हैं। फोटोन क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा का एक कण जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। एक सॉलिड स्टेट लाइटिंग डिवाइस का उदाहरण क्या होगा यहाँ पे? दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये क्या होती है? तो एलईडी हो जाती है, ठीक है। इल्यूमिने इल्यूमिनेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोतों का मिश्रण क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि दोस्तों क्या होती है कि यह विभिन्न कार्यों के लिए उचित रंग, तापमान और चमक प्रदान करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं मिक्सिंग के रूप में। पॉइंट मेथड का उपयोग करके इल्यूमिनेशन की गणना कैसे की जाती है? तो पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करके जो गणना करते हैं वो यहाँ पे करेंगे कैसे? उत्क्रम वर्ग के नियम का उपयोग करके। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमिनियर क्या है? दोस्तों ये होती है एक प्रकाश स्रोत और उसके फिटिंग संयोजन जो होती है यहाँ पे ल्यूमिनियर कहलाता है। चलिए 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग बढ़ते हैं 8वें चैप्टर की ओर। औद्योगिक वायरिंग का हम लोग देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग। औद्योगिक वायरिंग में लचीली नाली फ्लेक्सिबल कंडक्ट का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? दोस्तों कहाँ पे करते हैं हम लोग? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पे? तो मशीनरी के हिलने वाले हिस्से के कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। औद्योगिक वायरिंग में वायरिंग के लिए सबसे सामान्य कंडक्टर सामग्री कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? तांबा होती है, ठीक है। औद्योगिक वायरिंग में अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बिजली के झटके की सुरक्षा प्रदान करना और फॉल्ट करंट को सुरक्षित पथ प्रदान करना, इसका प्रमुख काम यहाँ पे हो जाएगा। औद्योगिक वायरिंग में कंट्रोल वायरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो करते हैं हम लोग विभिन्न उपकरणों के संचालन और नियंत्रण के लिए हम लोग कंट्रोल वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंट्रोल जो पैनल होता है ना, इसका मुख्य कार्य की हम लोग बात करें तो औद्योगिक प्रक्रियाओं और मशीनरी को नियंत्रित और मॉनिटर करना, ये कंट्रोल पैनल का मुख्य काम यहाँ पे हो जाएगा। औद्योगिक वायरिंग में केबल ट्रे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो केबल ट्रे का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्यों? तो तारों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए और आसान विस्तार की अनुमति देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? केबल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के स्विच आमतौर पर मोटर नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो पुश बटन स्विच, सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हैं पुश बटन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। औद्योगिक वायरिंग में ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों औद्योगिक वायरिंग में जो ओवरलोड रिले होता है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य होता है मोटर को अत्यधिक करंट से बचाना, ठीक है। कंडक्ट वायरिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? यह यांत्रिक क्षति और आग से अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? कंडक्ट वायरिंग। औद्योगिक वायरिंग में बस बार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो औद्योगिक वायरिंग में जो है कि इंडस्ट्रियल वायरिंग में बस बार का इस्तेमाल करते हैं क्यों? बड़े करंट को कुशलता से वितरित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। औद्योगिक वायरिंग में वायर गेज का क्या महत्व होती है? तो वायर गेज के दोस्तों में बात करें यहाँ पे क्या महत्व होता है, तो यह तार की मोटाई और करंट वहन क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप का क्या नुकसान होता है? दोस्तों इसका नुकसान होता है कि यह उपकरणों के प्रदर्शन को कम करता है और गर्मी पैदा करता है। औद्योगिक वायरिंग में कलर कोडिंग का क्या महत्व होता है? दोस्तों कलर कोडिंग का महत्व होता है कौन सा? यह तारों की पहचान और रखरखाव में मदद करता है और सुरक्षा में सुधार करता है। औद्योगिक वायरिंग में कंडक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो तारों को यांत्रिक क्षति और प्रदूषण से बचाना। औद्योगिक वायरिंग में जंक्शन बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्यों? क्योंकि तारों को जोड़ने और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए जंक्शन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। पावर वायरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पावर वायरिंग जो होता है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं मोटर और अन्य उपकरणों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोग पावर वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। औद्योगिक वायरिंग में आईपी रेटिंग का क्या महत्व होता है दोस्तों? तो औद्योगिक वायरिंग में जो आईपी रेटिंग होता है, इसका महत्व होता है कि यह ठोस वस्तुओं और तरल पदार्थों के प्रवेश के खिलाफ उपकरण की सुरक्षा को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि औद्योगिक वायरिंग में किस औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार का तार आमतौर पर नियंत्रण सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उच्च गेज छोटे व्यास वाले तार का इस्तेमाल करते हैं किसमें? औद्योगिक वायरिंग में। औद्योगिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं हम लोग? फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा के लिए। औद्योगिक वायरिंग में वायरिंग डायग्राम का क्या महत्व होता है? तो वायरिंग डायग्राम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इसका महत्व होता है कि यह स्थापना, समस्या निवारण और रखरखाव में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक वायरिंग में पीएलसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक
कंट्रोलर पीएलसी का मतलब होता है। औद्योगिक वायरिंग में मोटर कंट्रोल एमसीसी का क्या उद्देश्य होता है। एमसीसी की दोस्तों हम बात करें कि इसका उद्देश्य होगा यहाँ पे कई मोटर स्टार्टर और संबंधित नियंत्रण को एक ही स्थान पर रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औद्योगिक वायरिंग में स्प्रिंग लोडेड टर्मिनल्स का क्या लाभ होता है। दोस्तों इसका लाभ की हम लोग बात करें दोस्तों, ये क्या होता है आपके पास, वे मजबूत और कंपन प्रतिरोधी कनेक्शन प्रदान करते हैं। औद्योगिक वायरिंग में कंडक्टर साइज का चयन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है। तो किन कारकों पर विचार करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे करते हैं करंट वहन क्षमता, वोल्टेज ड्रॉप और शॉर्ट सर्किट क्षमता पर क्या करते हैं हम लोग, विचार करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। औद्योगिक वायरिंग में इमरजेंसी स्टॉप बटन का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होता है कि तत्कालिक सुरक्षा के लिए मशीन को बंद करना इमरजेंसी स्टॉप कहलाता है। औद्योगिक वायरिंग में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर जीएफसीआई का क्या अर्थ होता है। दोस्तों इसकी अर्थ की हम लोग बात करें, इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, इन ग्राउंड फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को तुरंत बाधित करना। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि औद्योगिक वायरिंग में केबल टाई का उपयोग क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, तारों को बांधने और व्यवस्थित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक वायरिंग में लेबलिंग का क्या महत्व होता है दोस्तों। तो लेबलिंग की बात करें तो इसका महत्व होता है कि यह तारों और उपकरणों के आसान पहचान और सुरक्षित रखरखाव में मदद करता है लेबलिंग करना। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि औद्योगिक वायरिंग में केबल ग्लैंड का क्या कार्य होता है। तो जो औद्योगिक वायरिंग होता है उसमें केबल ग्लैंड होता है, इसका काम क्या होता है, तो केबल को सुरक्षित रूप से संलग्न करने और प्रवेश बिंदु पर सीलिंग प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केबल ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। आगे अगला प्रश्न आपके पास है कि औद्योगिक वायरिंग में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर का उपयोग क्या है। इसका उपयोग होता है इंसुलेशन की अखंडता की जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अध्याय नंबर 9, हमारे पास है मशीन कंट्रोल कैबिनेट और असेंबली और वायरिंग को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल कैबिनेट के लेआउट डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है। दोस्तों महत्वपूर्ण विचार है सुरक्षा, रखरखाव में आसानी और गर्मी का फैलाव। कंट्रोल पैनल में डीन रेल का क्या उद्देश्य होता है। तो डीन रेल का उद्देश्य होता है कि मॉड्यूलेटर घटकों जैसे कि रिले टर्मिनल्स को माउंट करने के लिए एक मानक विधि प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंट्रोल कैबिनेट में वायर इंडक्ट्स का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि तारों को व्यवस्थित करने, सुरक्षा प्रदान करने और आसान पहुंच के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल पैनल में टर्मिनल ब्लॉक्स का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों इसका उद्देश्य होता है क्या, तारों को जोड़ने और समाप्त करने के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीका प्रदान करना, ये इसका काम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि कंट्रोल कैबिनेट के भीतर हीट अपव्यय क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान रखोगे अत्यधिक गर्मी घटकों के जीवन काल को कम कर सकती है और खराबी का कारण बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल पैनल में किस प्रकार की ड्राइंग का उपयोग वायरिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे वायरिंग डायग्राम या स्कीमेटिक का हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल कैबिनेट असेंबली में ड्रिलिंग और ट्रैपिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो ड्रिलिंग और जो कैपिंग होता है ना, टैपिंग, इसका उद्देश्य होता है क्या, घटकों को माउंट करने के लिए छेद बनाने और थ्रेड्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल कैबिनेट में पीएलसी का क्या काम होता है। तो पीएलसी मतलब औद्योगिक प्रक्रियाओं को स्वचालित और नियंत्रित करने के लिए हम लोग पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल कैबिनेट में। कंट्रोल कैबिनेट में मानव मशीन इंटरफेस का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों ऑपरेटरों को मशीनरी के साथ बातचीत करने और स्थिति की निगरानी की अनुमति देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में सर्किट ब्रेकर या फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाना। कंट्रोल कैबिनेट में पावर सप्लाई यूनिट का क्या काम होता है। पीएसयू का काम क्या होता है, यहाँ पे विभिन्न घटकों के लिए सही वोल्टेज और करंट को प्रदान करना पीएसयू का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न के पास है, यहाँ पे नीचे में होगा। हाँ, कंट्रोल पैनल में केबल ग्लैंड्स का क्या काम होता है। तो कंट्रोल पैनल जो केबल ग्लैंड्स होता है इसका काम होता है क्या, केबल को पैनल में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देना, सीलिंग और तनाव से राहत प्रदान करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंट्रोल कैबिनेट में अर्थिंग बार का क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि सभी धातुओं के हिस्सों को समान ग्राउंड पोटेंशियल से जोड़ना। कंट्रोल पैनल वायरिंग में कलर कोडिंग का क्या महत्व होता है। दोस्तों कलर कोडिंग की हम बात करें, इसका महत्व होता है क्या, तो यह वायरिंग की पहचान, समस्या निवारण और सुधार में
सुरक्षा में सुधार करता है। कंट्रोल कैबिनेट में वेंटिलेशन या कूलिंग फैन का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य होता है कि अंदर के तापमान को नियंत्रित करना और घटकों को ज़्यादा गर्म होने से बचाना। ठीक है, कंट्रोल कैबिनेट में नाम प्लेट का क्या महत्व होता है? तो नेम प्लेट का दोस्तों हम बात करें अगर, इसका महत्व होता है क्या? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका महत्व होता है, कहाँ गया ऑप्शन? यह कैबिनेट और उसके घटकों की पहचान और विशेषताएं प्रदान करता है, नेम प्लेट। कंट्रोल कैबिनेट में पुश बटन या इंडिकेटर लैंप का क्या काम होता है? तो दोस्तों इसका काम होता है क्या? ऑपरेटर को मशीन को नियंत्रित करने और उसकी स्थिति जानने की अनुमति देना। कंट्रोल पैनल के अंदर शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे उचित इंसुलेशन, सही वायरिंग और तारों की व्यवस्थित करना। कंट्रोल कैबिनेट असेंबली में टॉर्क का क्या महत्व होता है? दोस्तों टॉर्क की हम लोग बात करें, इसका महत्व होता है क्या? यह सुनिश्चित करता है कि कनेक्शन सुरक्षित है और ढीले नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल पैनल में वायर हार्नेस का क्या लाभ होता है? तो वायर जो हार्नेस है ना, इसका लाभ क्या होता है? इसका यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो एक सेकेंड, इसका लाभ होता है कि यह स्थापना को आसान बनाता है और त्रुटियों को कम करता है और रखरखाव में सुधार करता है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है कि यहाँ पे देख लेते हैं। कंट्रोल कैबिनेट में रिले का काम होता है? तो रिले की हम लोग बात करें, इसका काम क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों, एक छोटे करंट सिग्नल का उपयोग करके बड़े करंट सर्किट को नियंत्रित करना, यहाँ पे रिले का काम होता है। कंट्रोल कैबिनेट के लिए आईपी रेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो कंट्रोल कैबिनेट की जो आईपी रेटिंग होती है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है दोस्तों। तो आप तो ध्यान रखोगे, ये महत्वपूर्ण होती है क्यों? यह धूल और पानी के प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा का स्तर दर्शाता है। ठीक है, तो आईपी रेटिंग, ठीक है। तो आप यदि मोबाइल लेते होंगे ना, आप देखते होंगे IP65 का रेटिंग मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? पानी से बचाता है ये सभी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं क्या कि कंट्रोल कैबिनेट में डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व होता है? तो डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात करेंगे, इसका महत्व होता है कि यह समस्या निवारण, मरम्मत और भविष्य के संसाधनों के लिए क्या होती है? यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। कंट्रोल कैबिनेट में लेबलिंग का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? तो लेबलिंग की हम बात करें कंट्रोल पैनल में, तो क्या उद्देश्य होता है लेबलिंग का? इसका उद्देश्य होता है क्या? तारों, घटकों और टर्मिनलों की स्पष्ट पहचान करना। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल कैबिनेट में इनक्लोजर का क्या काम होता है? इनक्लोजर का काम होता है कि बाहरी वातावरण से घटकों को यांत्रिक और पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं? तो फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। कंट्रोल कैबिनेट में EMI RFI फिल्टर्स का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को दबाना। कंट्रोल कैबिनेट के लेआउट डिजाइन में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन को क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? यह कैबिनेट के बाहर आकार और लागत को कम करता है और साथ ही घटकों तक पहुंच में सुधार करता है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल कैबिनेट में कंडक्टर साइज का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, तो ध्यान रखते हैं किसका? करंट वहन क्षमता, वोल्टेज ड्रॉप और तापमान की वृद्धि को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। कंट्रोल कैबिनेट में ग्रोमेट्स का क्या उपयोग होता है दोस्तों? इसका उपयोग होता है क्या? तेज किनारों से तारों को बचाना और प्रवेश बिंदुओं पर सीलिंग प्रदान करना ग्रोमेट्स का काम होता है। इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 8 या 9 हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें मिसमैच कर दिया होगा नंबरिंग, बाकी आपको हम सभी चैप्टर यहाँ पर करवाएंगे, तो नंबर मिसमैच हो सकता है, उससे कोई बात नहीं है, चैप्टर को आप गिनते चलिएगा। अगला चैप्टर हमारे पास है कि पावर जनरेशन, 10वां चैप्टर है कौन सा? पावर जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10 पावर जनरेशन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? ठीक है, तो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? थर्मल पावर, यानी कि कोयला आधारित। आगे बढ़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट की बात करें। इसमें जो बॉयलर होता है ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है? तो पानी को उच्च दबाव वाली भाप में बदलना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नियंत्रण छर्रे का क्या उद्देश्य होता है? तो ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सा? न्यूट्रॉन की छड़। पनबिजली संयंत्र किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो पनबिजली संयंत्र जो होते हैं ये बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन
स्थान में फोटोवोल्टेइक सेल का काम क्या होता है, तो ये सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलने का काम करता है। पवन ऊर्जा संयंत्र में टरबाइन का क्या उद्देश्य होता है, तो टरबाइन का उद्देश्य होता है क्या, हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना टरबाइन का प्रमुख काम होता है। पावर जनरेशन में जनरेटर का मुख्य काम क्या होता है, तो पावर जनरेशन में जो जनरेटर होता है ना, इसका प्रमुख काम क्या होता है, आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों यहाँ पे, ये होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना जनरेटर का काम होता है। किसमें, पावर जनरेशन में। टाइडल पावर जनरेशन किस ऊर्जा का उपयोग करती है, जो टाइडल होता है ना, यानी कि जो ज्वारीय होता है ऊर्जा, ये समुद्र के ज्वार भाटा की गति ऊर्जा पे काम करता है। कौन सा, टाइडल मतलब कि पावर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, तो भूतापीय ऊर्जा दोस्तों प्राप्त होती है कहाँ से, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी से यह प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बायोमास ऊर्जा क्या होती है, बायोमास ऊर्जा की हम बात करें तो ये होता है कौन सा, पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तो बायोमास ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। पावर जनरेशन में ट्रांसफार्मर का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य होता है क्या, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। ये मतलब कि पावर जनरेशन में ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप या डाउन करना। आगे बढ़ते हैं। एक पावर प्लांट में स्विच गियर का क्या काम होता है, इसका काम होता है क्या, बिजली विद्युत सर्किट को नियंत्रित करने, संरक्षित करने और अलग करने के लिए हम लोग स्विच गियर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक क्या है, सौर ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा। पावर जनरेशन में ग्रिड का क्या अर्थ होता है, पावर जनरेशन में जो ग्रिड होता है ना, ग्रिड, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है, यहाँ पे आप तो देखोगे, इसका अर्थ होता है कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क क्या बोलते हैं हम लोग, पावर ग्रिड कहते हैं, ठीक है, जहां से बिजली उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि को जनरेशन क्या होती है दोस्तों, को जनरेशन की बात करें, ये क्या होती है, एक ही ईंधन स्रोत से बिजली और उपयोगी गर्मी दोनों का एक साथ उत्पादन, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, को जनरेशन कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण दें, पवन ऊर्जा क्या होगी यहाँ पे, नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे हो जाएंगी। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण दे, पेट्रोलियम क्या होगा यहाँ पे, गैर नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर का क्या कार्य होता है, इसका काम होता है कि उपयोग की गई भाप को पानी में संग्रहित करना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का क्या उद्देश्य होता है, तो मॉडरेटर की हम बात करें तो तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना मॉडरेटर का प्रमुख काम यहाँ पे हो जाएगा। वितरित पीढ़ी का क्या अर्थ होता है, तो वितरित पीढ़ी की हम बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, तो छोटे पैमाने पर स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पन्न करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। पावर जनरेशन में बेस लोड क्या होता है, तो पावर जनरेशन जो बेस लोड होता है ना, बिजली की न्यूनतम मांग जो 24 घंटे लगातार बनी रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस लोड कहते हैं। पीक लोड पावर प्लांट का क्या उद्देश्य होता है, दोस्तों पीक लोड पावर प्लांट के उद्देश्य की बात करें तो चरम मांग अवधि के दौरान अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति करना, ये क्या होगा, तो पीक लोड पावर प्लांट हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित प्रक्रिया होती है, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, कौन सा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। स्मार्ट ग्रिड का मुख्य लाभ क्या है, तो स्मार्ट ग्रिड है, इसका मुख्य लाभ की हम लोग बात करेंगे तो ये दोस्तों क्या होती है यहाँ पे, तो यह बिजली प्रणाली की दक्षता, विश्वसनीयता और सुरक्षा में सुधार करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक का क्या उद्देश्य होता है, इस तकनीक का उद्देश्य होता है क्या, वायुमंडल में CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन का क्या कार्य होता है, तो टरबाइन की हम बात करें दोस्तों, इसका काम क्या होता है यहाँ पे, तो उच्च दबाव वाले भाप की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना टरबाइन का काम होता है, ठीक है। फ्लू गैस डी सल्फ्यूरिजेशन डीसल्फाइडेशन प्रणाली का उद्देश्य क्या यहाँ पे होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना। एक पावर प्लांट में कूलिंग टावर का क्या कार्य होता है, तो कूलिंग जो टावर होते हैं इसका काम होता है कि कंडेंसर से छोड़ी गई गैसों के वातावरण में छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जियोथर्मल हीट पंप का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, तो इस जो करते हैं इमारतों को गर्म और ठंडा करने के लिए, पृथ्वी की गर्मी का उपयोग करने के लिए करते हैं। फ्यूज सेल में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, कौन सा, फ्यूज सेल। ये हमारे पास चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरफ। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों, ये काम करती है, आप लोग ध्यान रखोगे, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पे काम करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिंगल फेज
फेज इंडक्शन मोटर क्यों स्व प्रारंभिक नहीं होती है, यानी कि सेल्फ स्टार्टर क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका शुरुआती टॉर्क जो होती है वो शून्य होता है, क्योंकि इस परिणामी क्षेत्र क्या होता है यहाँ पे संपंदित होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्व प्रारंभिक बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है यहाँ पे? तो वो विधि कौन सी हमारे पास होती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, सहायक वाइंडिंग का उपयोग करना, इस विधि का उपयोग करते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग के बीच फेज विस्थापन कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर किस वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है? तो ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है इस सीरीज में। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्यों किया जाता है? जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ना, इसका उपयोग हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्यों करते हैं? इसका उसको करने का एक ही उद्देश्य हमारे पास होगा कि मोटर की गति 75 से 80% तक पहुंचने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सीरियल पोल मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? जो सीरियल पोल मोटर होता है ना, इसका उपयोग हम लोग आमतौर पर कहाँ करते हैं? छोटे खिलौने, हेयर ड्रायर और छोटे पंखे में इसका इस्तेमाल करते हैं। सीरियल पोल मोटर का मुख्य नुकसान यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? नुकसान की हम लोग बात करें यहाँ पर तो कम शुरुआती टॉर्क और कम दक्षता यहाँ पे इसका नुकसान हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का क्या लाभ होता है? इसका लाभ होता है कि उच्च शुरुआती टॉर्क और बेहतर पावर फैक्टर होती है इसमें, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे स्क्वेयर केज रोटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है? तुल्यकालिक गति की हम बात करते हैं, ये वह गति जिस पर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंक्रोनस स्पीड यानी कि तुल्यकालिक गति कहते हैं। स्लीप क्या होता है? स्लीप की क्या होता है? तो स्लीप जो होती है ना, ये होता है सिंक्रोनस गति और रोटर गति के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्लीप कहते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता आमतौर पर कितनी होती है? सिंगल फेज मोटर की दक्षता होती है आमतौर 70 से 85% के बीच में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बी आंसर हमारा हो जाएगा। घरेलू पंपों में आमतौर पर किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे करते हैं कैपेसिटर स्टार इंडक्शन रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग क्या होती है? एक विद्युत कंडक्टर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य वाइंडिंग कैसी होती है दोस्तों? कैसी होती है यहाँ पे? कम प्रतिरोध और उच्च परिपक्वत्व की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसी होती है? ये होती है उच्च प्रतिरोध और कम परिपक्वत्व की होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा कैसी बदली जा सकती है? तो घूमने की दिशा जो है कैसे बदली जा सकती है यहाँ पे आप तो देखोगे तो मुख्य वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शनों को उलट कर यहाँ पे बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। स्थायी कैपेसिटर मोटर का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य लाभ होता है कि उच्च शुरुआती टॉर्क और रनिंग के दौरान बेहतर पावर फैक्टर इसका मुख्य लाभ हो जाएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कोर लेमिनेटेड क्यों होता है? क्यों होता है? इसका कारण है यहाँ पे एडी धाराओं के नुकसान को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका क्यों नहीं करने का कारण है कि रोटर में बाहरी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल यानी कि एयर गैप का क्या महत्व होता है? तो इसका महत्व होता है कि यह चुंबकीय सर्किट का हिस्सा है और फ्लक्स के लिए उच्च अनिच्छा प्रदान करता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर किस प्रकार की मोटर होती है? यूनिवर्सल मोटर जो है ना वो किस प्रकार की मोटर होती है आपको बताना है। एसी और डीसी दोनों पर काम करती है कौन सी? यूनिवर्सल मोटर, इसलिए नाम क्या है? यूनिवर्सल, सार्वत्रिक है। छत के पंखे में किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग करते हैं? तो छत के जो पंखे होते हैं ना, यानी सीलिंग फैन में इस्तेमाल करते हैं किस प्रकार के? अस्थायी कैपेसिटर मोटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर का इस्तेमाल करते हैं छत के पंखे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे ये कैसे उत्पन्न होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और मुख्य वाइंडिंग के बीच फेज अंतर को बना करके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग कैसे की जाती है? तो ब्रेकिंग कैसे की जाती है आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम लोग करते हैं प्लगिंग, गतिशील ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरफ से करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच विफल हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करता है तो क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो मोटर ओवरहीट हो जाएगी और जल सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था, थोड़ा देख लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अवरुद्ध रोटर टेस्ट यानी कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से क्या ज्ञात किया जाता है? दोस्तों इसे ज्ञात करते हैं हम लोग शुरुआती टॉर्क और शॉर्ट सर्किट करंट को ज्ञात कर सकते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं? तो नो लोड टेस्ट होता है ना, इससे ज्ञात की जाती है क्या? तो कोर लॉस और घर्षण या विंडेज लॉसेस को हम लोग ज्ञात करते हैं किसे? नो लोड टेस्ट से। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रिवर्सेबल प्रकृति क्या निर्धारित करती है? दोस्तों आप ध्यान रखोगे, ये निर्धारित करती है क्या? तो सहायक वाइंडिंग या मुख्य वाइंडिंग के कनेक्शनों को उलटकर घूमने की दिशा को बदलने की क्षमता। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, ट्रांसफार्मर की तरफ। ट्रांसफार्मर दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलते हैं। चलिए पहला सवाल कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों आप तो ध्यान रखोगे, ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपके पास है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर जो काम करता है केवल एसी वोल्टेज पे काम करता है। यदि आप इसमें डीसी दोगे ना तो ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा नुकसान सबसे कम होता है? दोस्तों जो डाई इलेक्ट्रिक हानि होती है ना, ट्रांसफार्मर में सबसे कम होती है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोर किससे बना होता है? दोस्तों तो कोर जो होता है ना, ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कौन सी कोर? किसमें? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो इसको लेमिनेटेड करते हैं क्यों? इसका आंसर आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट करते हैं एडी धाराओं के नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? दोस्तों ब्रीदर की हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर में, इसका काम होता है तेल में नमी के प्रवेश को रोकना, ब्रीदर का काम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्रीदर में किस रसायन का उपयोग नमी को अवशोषित करने के लिए करते हैं? तो ब्रीदर में जो किस रसायन का उपयोग करते हैं नमी को अवशोषित करने के लिए? सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं नमी को अवशोषित करने के लिए। ट्रांसफार्मर में बुकहोल्स रिले का क्या उद्देश्य होता है? तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसमें जो बुकहोल्स रिले होगा इसका क्या उद्देश्य होगा? दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, इसका काम होता है क्या? आंतरिक दोषों से सुरक्षा के लिए हम लोग बुकहोल्स रिले का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलोगे। आगे बढ़ते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ये क्या करते हैं? तो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज को बढ़ाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? तो वोल्टेज को कम करते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य काम क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर जो तेल होता है दोस्तों, इसका मुख्य काम क्या होता है? तो कूलिंग और इंसुलेशन प्रदान करना इसका मुख्य काम यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि तेल के विस्तार और संकुचन को समायोजित करना, ठीक है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100% होती है एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की कोर हानि को किस टेस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो कोर लॉस होती है ना, इसको हम लोग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा यहाँ पे कोर लॉस को निर्धारित कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की कॉपर हानि को किस टेस्ट द्वारा, यानी कॉपर लॉस को कैसे करते हैं यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे कॉपर लॉस को निर्धारित करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी आपूर्ति पर क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों को पता है कि जब डीसी देंगे ना तो ये जल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीसी आपूर्ति के कारण से फ्लक्स परिवर्तन की दर शून्य होती है, जिसके कोई ईएमएफ प्रेरित नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग आमतौर पर किस इकाई में होती है? केवीए में हम लोग क्या करते हैं? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को ज्ञात करते हैं। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करना। टैप चेंजर का काम होगा इसमें ट्रांसफार्मर में। ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या होती है? इसकी हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर की, ये क्या होती है? तो जिसमें केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रूप में काम करती है, इसे क्या बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहाँ होती है? जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें वाइंडिंग कहाँ पे होती है? तो कोर के अंगों के चारों ओर लिपटा हुआ होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहाँ होती है? तो सेल जो टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें वाइंडिंग कहाँ पे होती है दोस्तों? बाहर कोर के केंद्रीय अंग के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान कौन सी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? समान केवीए रेटिंग होनी चाहिए, ये शर्त आवश्यक नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर में चुंबकीय हानि क्या होती है? ठीक है, तो चुंबकीय दोस्तों हानि की हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर में ये क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखोगे हिस्टैरिसीस और एडी धारा के नुकसान को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक लॉसेस कहते हैं किसमें? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट आमतौर पर रेटेड करंट का कितना परसेंट होता है? 2 से 5% होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में टैपिंग आमतौर पर किस वाइंडिंग पर प्रदान की जाती है? HV वाइंडिंग पर यहाँ पर प्रदान की जाती है। कौन सी? टैपिंग। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज विनियमन वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है? दोस्तों इसका हम बात करें अगर वोल्टेज रेगुलेशन, तो लोड के साथ आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ट्रांसफार्मर में बुशिंग का क्या कार्य होता है? तो बुशिंग का काम होता है कि टर्मिनलों को टैंक से इंसुलेट करना और कंडक्टरों को बाहर निकालना बुशिंग का काम होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग किस लिए नहीं कर सकते हैं यहाँ पे? तो आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि डीसी को एसी बदलने के लिए हम लोग जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस प्रकार का होता है? ये स्टेप डाउन होता है। कौन सा? स्टेप डाउन होता है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। इस प्रकार हमारी ट्रांसफार्मर यहीं पर समाप्त होती है। और हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। सिंक्रोनस मोटर को देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलती है दोस्तों? तो ये तुल्यकालिक गति पर चलती है सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर क्यों स्व प्रारंभिक नहीं होती है? दोस्तों इसका जो कारण होगा ना स्व प्रारंभिक नहीं होने का, तो ये होगा कौन सा? रोटर की जड़ता के कारण से या घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के साथ लॉक नहीं हो पाता है। सिंक्रोनस मोटर को स्व प्रारंभिक बनाने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये डैम्पर विधि वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखोगे इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों आपूर्ति आवृत्ति को बदल करके इसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है क्या? आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करती है? ये लीडिंग पर काम करती है। किस पे? लीडिंग पर काम करती है। अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर काम करती है? लैगिंग पर काम करती है। किस पे? लैगिंग पर काम करती है। सिंक्रोनस मोटर में भी कर्व क्या दर्शाता है दोस्तों? तो भी कर्व की बात करें, ये दर्शाता है कौन सा? आर्मेचर करंट बनाम फील्ड करंट जो यहाँ पे निश्चित और आउटपुट पर ये दर्शाती है भी कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला प्रश्न आपके पास है कि सिंक्रोनस मोटर के रोटर को किससे उत्तेजित किया जाता है? तो इसे डीसी आपूर्ति से यहाँ पे उत्तेजित किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य लाभ क्या हो दोस्तों? यह लगातार गति पर चलता है और चाहे लोड कुछ भी हो। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कब उपयोग किया जाता है? कब उपयोग करते हैं इसका उपयोग? जब यह ओवर एक्साइटेड हो, लीडिंग पावर फैक्टर पर हो तब। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या होता है दोस्तों? हंटिंग को रोकना और शुरुआती टॉर्क को प्रदान करना, ये डैम्पिंग वाइंडिंग का काम होता है। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग दोस्तों आमतौर पर कहाँ करते हैं? स्थिर गति वाले अनुप्रयोग जैसे पंप और कंप्रेसर और पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए सिंक्रोनस मोटर में पुल इन टॉर्क क्या होती है? दोस्तों पुल इन टॉर्क की हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? तो
यह अधिकतम टॉर्क जिसे मोटर सिंक्रोनस गति पर खींच सकती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में पुल आउट टॉर्क क्या होती है दोस्तों? पुल इन और पुल आउट। अधिकतम टॉर्क जिसे मोटर सिंक्रोनस पर रहते हुए विकसित कर सकती है। ठीक है, आप तो ध्यान रखेंगे। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग को रोकने के लिए। सिंक्रोनस मोटर का वोल्टेज विनियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन आमतौर पर कैसा होता है? ये होता है सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है। सिंक्रोनस मोटर की दक्षता आमतौर पर कितनी होती है? 90% से अधिक होती है। सिंक्रोनस मोटर की तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, NS बराबर 120 F/P। ये आपको पूछा ही जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है किससे? तो 3 फेज AC आपूर्ति से जुड़ी होती है। सिंक्रोनस मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? सिलिएंट पोल या बेलनाकार टाइप का होता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे की जाती है? तो ये की जाती है AC आपूर्ति को हटाकर और रोटर वाइंडिंग को प्रतिरोधक से जोड़ करके। सिंक्रोनस मोटर में स्टैटिक उत्तेजना प्रणाली का क्या लाभ होता है? इसका लाभ होता है कि त्वरित प्रतिक्रिया और कम रखरखाव। सिंक्रोनस मोटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है यहाँ पे? सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर होगी दोस्तों, लगातार गति पर चलने की क्षमता इसकी होती है। सिंक्रोनस मोटर में लोड कोण यानी कि लोड एंगल क्या होती है दोस्तों? ये क्या होती है? स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच के कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं? लोड एंगल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना बढ़ने पर क्या होता है? तो ये पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना घटने पर क्या होता है दोस्तों? तो ये क्या होता है? पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किसमें नहीं ही किया जा सकता है? तो यहाँ पे वेरिएबल स्पीड ड्राइव में नहीं करते हैं, बाकी इन तीनों में करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास है अध्याय 15 यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ना किस सिद्धांत पे काम करती है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम पर काम करती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ दोस्तों क्या होती है? यह स्वप्रारंभिक इनकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है और मजबूत निर्माण वाली होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा रोटर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो वो कौन सा होता है? स्क्विरल केज रोटर या स्लिप रिंग मोटर, जहाँ पे 3 फेज जो है मोटर में इंडक्शन मोटर में काम करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? तो 3 फेज AC आपूर्ति द्वारा यहाँ पे उत्पन्न होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है? NS बराबर 120 120 गुना F/P होता है। स्लिप को कैसे परिभाषित करते हैं? NS माइनस NR/NS। ये क्या होता है? स्लिप होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या इंडक्शन मोटर में शुरुआती टॉर्क कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका बढ़ाने का है कि रोटर सर्किट में प्रतिरोध को बढ़ा करके। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मुख्य नुकसान क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? तो खराब शुरुआती टॉर्क और गति नियंत्रण की कठिनाई होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है यहाँ पे? तो इसका मुख्य लाभ होता है क्या? बाहरी प्रतिरोध को रोटर सर्किट में जोड़ करके गति और शुरुआती टॉर्क को नियंत्रित करने की क्षमता जो होती है किसमें होती है? वो आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होती है। आगे बढ़ते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर का क्या कार्य होता है? इसका काम होता है कि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। स्टेटर का यहाँ पे काम हो जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों इसकी हम बात करें नो लोड टेस्ट का, इसका उद्देश्य होता है यहाँ पे कोर हानि और घर्षण विंडेज हानि निर्धारित करने के लिए हम लोग नो लोड टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर में अवरुद्ध रोटर टेस्ट यानी कि ब्लॉक रोटर टेस्ट का क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि शुरुआती टॉर्क और शॉर्ट सर्किट करंट निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं इस गति को आवृत्ति को बदल करके, ध्रुवों की संख्या को बदल करके इसको हम गति को नियंत्रित कर सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप को क्यों मौजूद होते हैं? स्लिप मौजूद होने का कारण है कि रोटर में EMF प्रेरित करने और टॉर्क उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे स्लिप मौजूद होते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर आमतौर पर कैसा होता है? ये होता है कौन सा? लैगिंग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? तो स्टार्टर की हम बात करें, इसका उद्देश्य होता है क्या? शुरुआती करंट को सीमित करना और ओवरलोड को सुरक्षा प्रदान करना। इसका शुरुआती मतलब की हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण है शुरुआती करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कोर लिमिटेड क्यों होता है? तो क्यों होता है? एडी धाराओं को नुकसान को कम करने के लिए हम लोग रोटर कोर लिमिनेट करते हैं, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की दिशा कैसे बदली जा सकती है? तो इसकी दिशा जो है ना यहाँ पे किसी भी दो आपूर्ति फेजों के कनेक्शन को आपस में बदल करके इसकी दिशा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग करते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग क्या होती है? तो क्रॉलिंग की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये क्या होती है? मोटर का तुल्यकालिक गति के 1/7वें हिस्से पर लगातार चलना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कॉगिंग क्या होती है? कॉगिंग की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मोटर का बिल्कुल शुरू ना होना भले ही वोल्टेज रेटेड हो। आगे बढ़ते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता आमतौर पर कितनी होती है? दोस्तों कितनी होती है? 85% से 95% के बीच में उसकी क्षमता होती है। स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में ब्रश और स्लिप रिंग का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो क्योंकि रोटर सर्किट बाहरी कनेक्शन से अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं हम लोग? थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं ओवरलोड से बचाने के लिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हंटिंग क्या होती है? तो हंटिंग की बात करें हम लोग, रोटर की गति में दोलन को क्या बोलते हैं? हंटिंग कहते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप लोड बढ़ने पर क्या होता है? ये क्या होता है? बढ़ जाती है, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप का क्या महत्व होता है दोस्तों? तो अब हम बात करें कि एयर गैप का क्या महत्व यहाँ पे होता है, तो ये होता है यहाँ पे ऑप्शन बी, यह चुंबकीय सर्किट का हिस्सा है और मोटर के पावर फैक्टर को प्रभावित करता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग औद्योगिक ड्राइव, पंप, कंप्रेसर और लिफ्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट आमतौर पर रेटेड करंट का कितना परसेंट होता है? तो 20 से 30% यहाँ पे होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले चैप्टर की ओर। हमारे पास है थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर और नॉन कन्वेंशनल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आपको बताया था ना जिसका नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको सभी चैप्टर आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे, आप लोग मैच कर सकते हो। थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कोयला का इस्तेमाल करते हैं थर्मल के लिए। और भारत में सबसे अधिक क्या होती है? थर्मल का ही उपयोग होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बिजली कैसे उत्पन्न होती है? तो ये देखेंगे आप सभी लोग, बहते पानी की गति ऊर्जा का उपयोग करके यहाँ पे बिजली उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होती है? यहाँ पे यूरेनियम और प्लेटिनियम होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। गैस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण कौन सा यहाँ पर होगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? उच्च दबाव वाली भाप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मुख्य नुकसान क्या होता है यहाँ पे? तो नुकसान की बात करें दोस्तों, इसका नुकसान होता है कि बड़े क्षेत्र में जलमग्नता और पारिस्थितिकी का नुकसान होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किस उपकरण का उपयोग विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए करते हैं हम लोग? कंट्रोल रोड्स यानी कि नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल करते हैं। सौर ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा होती है यहाँ पे गैर पारंपरिक ऊर्जा होती है, यानी कि नवीकरणीय होती है। कौन सी ज्वारीय ऊर्जा? थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश क्या है? दोस्तों ये क्या होती है? कोयले के जलने का एक उत्पाद क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखोगे आप सभी लोग। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होगा यहाँ पे? तो बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे थर्मल पावर यहाँ पे हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि न्यूटन की गति को धीमा करना। बहुतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमें गर्मी से हमें बहुतापीय ऊर्जा मिलती है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या यहाँ पे होगा? तो पौधे और जानवरों का जैविक स्रोत क्या होता है? बायोमास ऊर्जा हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का क्या काम होता है दोस्तों? पानी को गर्म करने, उच्च दबाव वाली भाप को बनाना बॉयलर का काम होता है। पनबिजली को किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत माना जाता है? नवीकरणीय कहते हैं किसको? पनबिजली को, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है? सबसे जोखिम की बात करें यहाँ पे, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रेडियोधर्मी कचरे का निपटान और दुर्घटना का जोखिम। सौर ऊर्जा के लाभों में से एक क्या है? तो उच्च या स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? तो महासागर के सतही और गहरी पानी के बीच तापमान के अंतर से प्राप्त करता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर का क्या लाभ होता है दोस्तों? इसका लाभ होता है कि टरबाइन से निकली हुई भाप को पानी में संघनित करना।
पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का क्या उद्देश्य होता है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है कौन-सा? अतिरिक्त बिजली का भंडारण करना और पीक लोड के दौरान इसे छोड़ना इसका उद्देश्य होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक का क्या काम होता है? शीतलक दोस्तों हम बात करें, इसका काम होता है क्या? रिएक्टर कोर में गर्मी को हटाना शीतलक का काम होता है। सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार के घरों को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो निष्क्रिय और हैंडी का इस्तेमाल करते हैं गर्म करने के लिए। ईंधन सेल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। वेव एनर्जी किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत होती है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होती है, कौन सी? वेव एनर्जी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में नियंत्रक छड़ों को आम सामग्री से बनाया जाता है, तो कैडमियम या बोरोन की छड़ों से हम लोग बनाते हैं, ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? इसका इस्तेमाल करते हैं पानी गर्म करने और अंतरिक्ष तापमान के लिए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। बाकी ये सभी जो है आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र ही हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। रावतभाटा कहाँ पे? गुजरात में। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में। बिहार में कौन सा है? कहलगांव, जो भागलपुर में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य हम लोग बात करें दोस्तों, तो यह होता है कौन सा हमारे पास? आपूर्ति से ऊर्जा प्राप्त करना और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, ये क्या होता है? प्राथमिक वाइंडिंग का मुख्य काम होता है। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग का मुख्य काम क्या होता है? दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, इसका काम होता है क्या? प्राथमिक वाइंडिंग द्वारा उत्पादित फ्लक्स से ऊर्जा प्राप्त करना और आउटपुट वोल्टेज प्रदान करना, ये किसका काम होता है? तो द्वितीयक वाइंडिंग का काम यहाँ पर हो जाएगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहाँ स्थित होती है? तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होती है, इसमें वाइंडिंग जो स्थापित होती है दोस्तों, ये कोर के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है? जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें वाइंडिंग कहाँ स्थापित होती है? केंद्रीय लिंब पर यहाँ पे स्थापित होती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए आमतौर पर किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कम वोल्टेज वाइंडिंग को आमतौर पर कहाँ पर रखते हैं? तो कोर के सबसे करीब रखते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उच्च वोल्टेज वाइंडिंग को कम वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर क्यों रखा जाता है दोस्तों? इसका रखने का कारण है कौन सा? तो बेहतर इंसुलेशन और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में टैपिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका टैपिंग का उद्देश्य होता है कि द्वितीयक वोल्टेज को समायोजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैपिंग करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं कि डिस्क वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो बहुत बड़े उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। हेलिकल वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में करते हैं? तो ये उच्च करंट, निम्न वोल्टेज और बड़े ट्रांसफार्मर में करते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला इंसुलेशन किस प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे ये होना चाहिए उच्च ढांकता हुआ, शक्ति और उच्च तापमान का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है क्या? वोल्टेज विनियमन को प्रभावित करता है और अतिरिक्त हानि का कारण बनता है। ट्रांसफार्मर में इंटरलिंक्ड वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य की हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन बी होगा, लीकेज फ्लक्स कम करना और कैपेसिटेंस को संतुलित करना। आगे हमारे पास है कि क्रांति वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? तो बेलनाकार वाइंडिंग यहाँ पे इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को यांत्रिक रूप से मजबूत क्यों होना चाहिए? तो क्योंकि शॉर्ट सर्किट बलों का सामना करने के लिए मजबूत होना चाहिए। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है क्या? इंसुलेशन का जीवन काल कम हो जाता है। स्पाइरल वाइंडिंग का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो छोटे कम वोल्टेज ट्रांसफार्मर में स्पाइरल वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में डबल डिस्क वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो दोस्तों, डबल डिस्क का इस्तेमाल करते हैं उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन और यांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले मुख्य इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी होगी? तो तेल और पेपर, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि दोस्तों नमी को हटाने और इंसुलेशन प्रतिरोध में सुधार के लिए। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर्स का कहाँ स्थित होते हैं? ट्रैप चेंजर जो होते हैं ना, ये या तो प्राथमिक या द्वितीयक वाइंडिंग पर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो लोड करंट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में मुख्य रूप से क्या उत्पन्न करता है? तो कोर में फ्लक्स उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करता है? यहाँ पे कॉपर लॉस और लीकेज रिलक्टेंस को निर्धारित करता है।
ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का ओपन सर्किट क्या निर्धारित करता है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी कॉपर लॉस कोर लॉस को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वेक्टर ग्रुप का क्या महत्व होता है दोस्तों, इसका महत्व की हम लोग बात करें वेक्टर ग्रुप का, तो प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज के बीच में चरण को संबंध को परिभाषित करता है। किस प्रकार की वाइंडिंग में वाइंडिंग को कोर के एक लिंब पर रखा जाता है, तो वो वाइंडिंग कौन सी हमारे पास होगी, सेल टाइप की वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सर्जेस के सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है, यहाँ पे सर्ज अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में अंडर लोड टैप चेंजर का क्या लाभ होता है दोस्तों, इसका लाभ होता है क्या, यह ट्रांसफार्मर के संचालन के दौरान वोल्टेज अनुपात को बदलने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य काम दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इंसुलेशन प्रदान करना और वाइंडिंग से गर्मी को हटाना। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में उपयोग होने वाला कंडक्टर का आकार किस तरह पर निर्भर करता है, यहाँ पे करंट रेटिंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर के निम्न होने का मुख्य नुकसान यहाँ पे क्या होगा, इसका मुख्य नुकसान कौन सा हो जाएगा, उच्च लाइन लॉस और खराब वोल्टेज विनियमन यहाँ पे हो जाएगा। भारत में आमतौर पर विद्युत शक्ति को किस वोल्टेज पर संप्रेषित किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 32 किलो वोल्ट, ये इन सभी पे यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत में इस वोल्टेज पर संप्रेषित की जाती है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के कंडक्टर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे दोस्तों, तो हम लोग करते हैं किसका, तो ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का इस्तेमाल करते हैं ओवरहेड में। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट का क्या कारण होता है, यहाँ पे तो देखेंगे आप सभी लोग, कंडक्टर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या होगी, कोरोना इफेक्ट के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सैग से क्या तात्पर्य है दोस्तों। सैग की हम लोग बात करें तो इसका तात्पर्य होता है कि दो टावरों के बीच में कंडक्टर के न्यूनतम बिंदु और सपोर्ट के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सैग टैप बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में स्क्रीन इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है दोस्तों, इसका प्रभाव होता है क्या, करंट इंडक्टर की तरह सतह के करीब अधिक केंद्रित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर का क्या काम होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, कंडक्टर को सपोर्ट से विद्युत रूप से अलग करना जो है इंसुलेटर का यहाँ पे काम हो जाएगा ओवरहेड ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए क्या उपाय किया जाता है, तो यहाँ पे आप सभी देखोगे, यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज को बढ़ाते हैं। स्ट्रिंग इंसुलेटर में डिस्क की संख्या किस पर निर्भर करती है, तो वोल्टेज के स्तर पर निर्भर करती है। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शन बी लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को संतुलित करना। दोस्तों बोलते बोलते ना गला दर्द करने लगता है। ठीक है, तो देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए हम, तो बोलते बोलते थोड़ा सा जो है आवाज़ बैठने लगता है, तो फिर भी कोई बात नहीं है, हम पूरा जब तक नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है ना वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस बार यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों तो आप भूल जाइए कि कब वैकेंसी इसका आने वाला है, कोई पता नहीं है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप सभी लोग जो है लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख दीजिएगा, हम इसको पूरा करके ही रहेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बूस्टर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किस लिए करते हैं हम लोग, तो बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कंपेनेंट करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन में ग्राउंड टू वायर या अर्थ वायर का क्या काम होता है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है। सर्किट ब्रेकर का काम तो क्या होता है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की हम बात करें, यहाँ पे समान और असमान दोनों परिस्थितियों में सर्किट को तोड़ना या बनाना इसका काम होता है। ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखोगे वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार और लाइन लॉस कम करना इसका मतलब कि काम हो जाएगा। सब स्टेशन का मुख्य काम क्या होता है, तो सब स्टेशन का मुख्य काम की हम बात करें वोल्टेज का स्तर को बढ़ाना या घटाना और स्विचिंग ऑपरेशन करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई आमतौर पर कितनी होती है, 80 किलोमीटर से कम यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, सॉरी दोस्तों। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई आमतौर पर कितनी होती है, 80 से 160 किलोमीटर बीच में होती है मीडियम ट्रांसमिशन की लंबाई। लंबी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई आमतौर पर कितनी होती है, ये कितनी होती है, 160 किलोमीटर से अधिक यहाँ पे हो जाएंगी। फैडर का दोस्तों काम क्या होता है, फीडर का, इसका काम होता है कि वितरण ट्रांसफार्मर को सब स्टेशन से जोड़ना, वो क्या होता है, फीडर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इसका काम होता है कि उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करना जिसमें टैपिंग ली जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्विस मैन का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है कि वितरण ट्रांसफार्मर के से घरों तक बिजली ले जाना सर्विस मैन का काम होता है। कोरोना लॉस किस पर निर्भर करता है, कंडक्टर की सतह की स्थिति, वायुमंडलीय स्थिति और वोल्टेज स्तर पर निर्भर करता है। ट्रांसमिशन लाइन में फ्यूज का क्या काम होता है दोस्तों, फ्यूज का काम हम बात करें ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करना काम होता है। गैंट्री का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, तो ट्रांसमिशन लाइनों में कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। टावर फुटिंग का क्या उद्देश्य होता है, तो टावर फुटिंग का उद्देश्य होता है कि टावर को जमीन से में स्थिर रखना। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच का अंतर है उसे क्या बोलते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, फीडर के अंत में वोल्टेज ड्रॉप की भरपाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, बूस्टर का। ओवरहेड लाइन ट्रांसमिशन लाइनों का मुख्य नुकसान दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वो मौसम की स्थिति और पक्षियों जानवरों से जोखिम के लिए यहाँ पे इसका मतलब कि ओवरहेड लाइन का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। पंक्चर वोल्टेज क्या है, पंक्चर वोल्टेज की हम बात करें तो यह वह वोल्टेज जिस पर इंसुलेटर टूट जाता है और करंट प्रवाहित होने लगता है उसे क्या बोलते हैं, पंक्चर वोल्टेज कहते हैं। लाइन सपोर्ट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, तो लाइन सपोर्ट के रूप में उपयोग करते हैं लकड़ी के पोल, स्टील पोल और स्टील जाली वाले टावर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 18वां चैप्टर हमारे पास है VFD और IAC ड्राइव, इसको हम लोग देख लेते हैं। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है आपके पास, तो ये होता है AC मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करना, इसका आंसर होगा। VFD किस सिद्धांत पर काम करता है, VFD जो है दोस्तों ये सिद्धांत पर काम करता है आवृत्ति और वोल्टेज दोनों को बदलकर इसी सिद्धांत पे काम करता है। VFD में इन्वर्टर का क्या काम होता है, इसका काम होता है दोस्तों DC के वेरिएबल AC में बदलना, इसका काम होता है। VFD का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है, इसका मुख्य लाभ होता है कि ऊर्जा की बचत, बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण और मोटर का लंबा जीवन काल होता है। आगे बढ़ते हैं कि VFD में रेक्टिफायर का क्या काम होता है, AC को DC में बदलना रेक्टिफायर का काम हो जाएगा। VFD आमतौर पर किस प्रकार के मोटर के साथ उपयोग किया जाता है, AC इंडक्शन मोटर के साथ यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में C इसका सही जवाब हो जाएगा। VFD में DC बस का क्या कार्य होता है, तो VFD में DC बस होता है ना, इसका काम होता है दोस्तों कौन सा, रेक्टिफायर से इन्वर्टर को DC वोल्टेज प्रदान करना। VFD द्वारा मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपूर्ति वोल्टेज को बदलकर, ठीक है। VFD का उपयोग करने से मोटर की शुरुआती करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुरुआती करंट यहाँ पे कम हो जाता है। VFD में आमतौर पर किस प्रकार के सेमीकंडक्टर स्विच का उपयोग करते हैं हम लोग, तो ये करते हैं हम लोग किसका, IGBT का, ठीक है। VFD का उपयोग करने से मोटर की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है, दक्षता बढ़ जाती है खासकर कम गति पर। VF अनुपात वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेशियो को VFD में स्थिर क्यों रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मोटर की चुंबकीय फ्लक्स को स्थिर रखने के लिए इसका ऐसा काम करते हैं हम लोग। VFD का उपयोग करने से क्या लाभ नहीं होता है, तो उच्च शुरुआती करंट, ये लाभ नहीं होता है। VFD को अक्सर स्पॉट स्टार्टर से बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि VFD गति नियंत्रण और ऊर्जा बचत दोनों प्रदान करता है। VFD का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कन्वेयर, कंप्रेसर, लिफ्ट, HVAC सिस्टम में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। VFD के आउटपुट में हार्मोनिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मोटर और आपूर्ति के अतिरिक्त गर्मी और तनाव पैदा करता है, इसे हार्मोनिक्स कहते हैं, ठीक है। VFD में फिल्टर का काम होता है, तो फिल्टर की दोस्तों बात करें VFD में, तो इसका काम होता है हार्मोनिक्स को कम करना, फिल्टर का काम होता है। VFD द्वारा मोटर के ब्रेकिंग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, डायनेमिक ब्रेकिंग यानी कि प्रतिरोध के साथ, या रीजेनरेटिव ब्रेकिंग द्वारा कर सकते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है इसमें, तो मोटर जनरेटर के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा को आपूर्ति में वापस भेजता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। VFD में PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन का क्या महत्व होता है, तो इसका महत्व होता है क्या, आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पल्स की चौड़ाई में बदलना। VFD का उपयोग करने से मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शुरुआती टॉर्क क्या होता है, बढ़ जाता है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। VFD में कीपैड का क्या कार्य है, तो कीपैड की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो इसका काम होता है कौन, VFD को कॉन्फ़िगर करने और पैरामीटर सेट करने के लिए कीपैड का इस्तेमाल करते हैं। VFD में ओवरलोड प्रोटेक्शन कहाँ से प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ से, VFD से इनबिल्ट फीचर्स के द्वारा करते हैं हम लोग। VFD का उपयोग करने से ओवरहीटिंग का जोखिम क्यों कम हो जाता है, तो क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे आप सभी लोग, तो
यह कम शुरुआती करंट और बेहतर गति प्रदान करता है इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं, वीएफडी को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के इनपुट सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। वीएफडी में पीआईडी कंट्रोल का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि प्रक्रिया चर। आगे बढ़ते हैं, वीएफडी में फॉल्ट कोड क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी, वीएफडी या मोटर में एक त्रुटि या समस्या को दर्शाता है। वीएफडी का उपयोग सिंगल फेज मोटर के साथ किया जाता है। ठीक है, किया जाता है क्यों? तो यहाँ पे देख लेंगे आप सभी लोग, इसका आंसर का ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी, कुछ विशेष प्रकार के सिंगल फेज मोटर के साथ किया जा सकता है, लेकिन यह मुख्य रूप से 3 फेज मोटर्स के लिए है। वीएफडी की वायरिंग करते समय किस बात को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पे उचित परीक्षण की ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपके पास है कि वीएफडी का उपयोग करने से मोटर के शोर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोटर के शोर प्रभाव होता है कि मोटर की गति आधार पर शोर का स्तर बदल सकता है। तो हमारे पास लास्ट हमारे पास है अंडरग्राउंड केबल। यदि आप देखेंगे आपके ऑफिसर सिलेबस में, तो लास्ट में आपको अंडरग्राउंड केबल ही देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल में सबसे अंदरूनी परत कौन सी होती है? दोस्तों अंदरूनी परत की हम बात करें अंडरग्राउंड में, वो होता है कौन सा? कंडक्टर। अंडरग्राउंड केबल में कंडक्टर के ऊपर कौन सी परत होती है? इंसुलेशन परत होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेशन का मुख्य काम क्या होता है? तो ये होता है कंडक्टरों को एक दूसरे से और जमीन से अलग करना, इसका प्रमुख काम हो जाता है यहाँ पे। मेटालिक शीथ का क्या उद्देश्य होगा? तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है क्या? नमी, गैसों और अन्य हानिकारक तरल पदार्थों के प्रवेश को रोकना। अंडरग्राउंड केबल में आर्मरिंग का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि यांत्रिक चोट से केबल को बचाना। आर्मरिंग के ऊपर की बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेडिंग परत का क्या उद्देश्य होता है? जो बेडिंग परत होता है ना, इसका उद्देश्य होता है कि मेटालिक शीट को आर्मरिंग होने से होने वाली यांत्रिक चोट से बचाना। अंडरग्राउंड केबल में आमतौर पर किस प्रकार का इंसुलेशन उपयोग किया जाता है? तो रबर या इम्प्रेस्ड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। प्रीगेंटेड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। बेल्टेड केबल का उपयोग आमतौर पर किसकी वोल्टेज रेटिंग पर किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, तो ये 11 किलो वोल्ट पे काम करते हैं। शिल्डेड केबल का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका मुख्य लाभ होता है कि ढाकता हुआ तनाव। ठीक है। प्रेशर केबल का उपयोग आमतौर पर कितनी वोल्टेज रेटिंग पर करते हैं हम लोग? 66 किलो वोल्ट से ऊपर के रेटिंग पर करते हैं। अंडरग्राउंड केबलों का मुख्य नुकसान क्या होता है? तो आप तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, स्थापना की उच्च लागत और दोष का पता लगाना मुश्किल होता है। केबल में कॉम्पैक्टेड कंडक्टर का क्या लाभ होता है? तो छोटा व्यास और बेहतर सतह। ज्वाइंट बॉक्स का उपयोग अंडरग्राउंड केबल में क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों केबल के 2 या 2 से अधिक हिस्सों को जोड़ने के लिए ज्वाइंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड केबल में हीटिंग इफेक्ट का क्या कारण है? तो हीटिंग इफेक्ट के कारण की हम बात करें तो करंट का प्रभाव I² हानि होती है। अंडरग्राउंड केबल में इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो आप लोग ध्यान रखोगे, ये होती है कंडक्टर की सतह पर। ग्रेडेड केबल का उद्देश्य क्या होता है? जो ग्रेडेड केबल होता है ना, इसका उद्देश्य की हम बात करें तो ढाकता हुआ तनाव वितरण में सुधार करना, इसका प्रमुख काम यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अंडरग्राउंड केबल में लीकेज करंट किस परत के माध्यम से बढ़ता है? इंसुलेशन के तरफ से बढ़ता है। अंडरग्राउंड केबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बाहर शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में इसका इस्तेमाल करते हैं। केबल ज्वाइंट बनाते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे उचित इंसुलेशन और सीलिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंडरग्राउंड केबल को पीछे सीधे जमीन से में दबाते समय उसे किस परत से ढका जाता है? तो रेत और ईंट से ढका जाता है। अंडरग्राउंड केबल में ढकता हुआ नुकसान डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्या कारण है? यहाँ पे इंसुलेशन में करंट का प्रभाव यहाँ पे लॉस का कारण हो जाएगा। केबल शीथ फॉल्ट का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग करते हैं हम लोग? तो ये लूप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मूरे लूप टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड केबल को डक्ट्स में क्यों स्थापित किया जाता है? तो इसका कारण है कि केबल की सुरक्षा और भविष्य के विस्तार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस बहुत कम ही बचा हुआ है तो उसको हम कंप्लीट करके ही मानेंगे आज। एच टाइप केबल में प्रत्येक कोर पर क्या होता है? तो यहाँ पे मेटालिक स्क्रीन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा। अंडरग्राउंड केबल में न्यूनतम झुकने वाली त्रिज्या क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो क्यों महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे? तो कंडक्टर को नुकसान से बचाने और इंसुलेशन को बरकरार रखने के लिए यह महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार के केबल में इंसुलेशन के भीतर तेल या गैस का दबाव होता है? तो प्रेशर लेवल में इसका दबाव होता है। अंडरग्राउंड केबल के लिए इस्तेमाल होने वाले कंडक्टर को आमतौर पर किस आकार में बनाया जाता है? तो सेक्टर आकार में से बनाया जाता है।
जाता है, आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे हमारे पास है कि इम्प्रेग्नेटेड पेपर का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों। इसका लाभ होता है कि उच्च ढकता हुआ शक्ति और कम ढकता हुआ हानि, ठीक है। चलिए, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल आपको स्क्रीन पर है कि अंडरग्राउंड केबल में जमीन दोष का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि अर्थ फॉल्ट का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए पूरे यहाँ पे पूरे जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है आपका BSPCL के लिए 18 चैप्टर उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग मैच कर सकते हो कि सभी चैप्टर जितने आप ऑफिशियली दे रखे थे सभी को यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है दोस्तों। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, इस वीडियो को आप देखिए कितनी लंबी हो चुकी है वीडियो, यानी कि 1 घंटा 57 मिनट हो चुकी है दोस्तों। बहुत मेहनत से हम बनाए हैं। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है दोस्तों तो आपको सच में आप लोग बहुत मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं। आपको आप ही लोग है ना हकदार हैं सच में कि नौकरी लेने के लिए हकदार है, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। इतनी मेहनत हमने आपको करवाए हैं यहाँ पे, और आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आप सभी को तहे दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं ना, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लास्ट में अपनी माँ के लिए लव यू मोम जरूर लिखिएगा, ठीक है। लव यू मोम, ठीक है। लव यू माँ या मॉम जो भी लिखना होगा दोस्तों आप लोग जरूर लिखिएगा। अपने माँ के लिए एक शब्द जरूर लिख के जाइएगा। और ये वीडियो आप सबको को कैसा लगा है अपनी राय हमें अपनी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना जो भी 2 शब्द होगा हमारे लिए इस वीडियो के प्रति अपना राय जरूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही आपके जीवन में बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।